तो बच्चा लोग कैसे आप सब, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से आ चुके हैं आप लोगों के बीच में लेकर क्या सर एक गेस्ट पेपर, राइट। गेस्ट पेपर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर यही पेपर आएगा क्या, यही पेपर आएगा क्या, यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या, यही करवाया जाएगा क्या, यही होगा क्या, यही होगा क्या, यही होगा क्या। चलिए सर देख लेते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुछ हद तक ऐसे ही पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, राइट। मानकर चलना कि कुछ ऐसा ही पेपर आप लोगों का देखने के लिए मिलने वाला है ना। चलिए थोड़ा सा टायर्ड हो चुके हैं, है ना, समझ सकता हूं। थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर यार एनर्जी कम हो रही है, सर डिमोटिवेटेड सा फील कर रहे हैं, पेपर नजदीक आ रहा है, परसों पेपर है, क्या करें क्या करें क्या करें। अरे मैं हूं ना आप लोगों के साथ में, टेंशन नहीं लेनी, मिलकर लगे रहो मेरे साथ में, होगा बेटा होगा। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, थोड़ा सा और पुश कर रहे हैं खुद को, और आप लोग सिक्योर करोगे यार। आप सब मेरे सब नालायक बच्चे हो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे पेपर के अंदर, आप देखना बहुत अच्छा करोगे। और जिस दिन पेपर आप लोग के साथ एनालाइज करवाऊंगा ना, जिस दिन आप लोग के साथ पेपर डिस्कस करूंगा ना, उस दिन आप लोग बैठकर देखना कि सर जो पढ़ाया वो क्वेश्चन में आया ही नहीं आया, राइट। मैं भी आप लोगों के पीछे लगा हुआ हूं यार, जी जान करके पूरी जान लगा रखी है आप लोगों के पीछे, हर जगह पर जितना हो सकता है आप लोगों के लिए कर रहा हूं यार, और जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आप लोग के लिए करूंगा यार। टेंशन मत लो, पूरी जान लगा देंगे यार, जी जान लगा देंगे, पूरा निचोड़ बिछा देंगे। लेकिन आपको 80 मार्क्स का पेपर दिला के रहूंगा, 80 मार्क्स आप लोगों को दिलाने हैं और वो दिला के रहूंगा बेटा। ये मेरा भी एक कर्तव्य बनता है आप लोगों के लिए, राइट। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे टीचर की मैं आप लोगों के लिए खड़ा रहूं, और खड़ा हूं बेटा लास्ट दम तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता खड़ा रहूंगा बेटा। और उसके बाद भी आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, वादा करता हूं, राइट। सिर्फ पेपर तक नहीं, उसके बाद भी आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन थोड़ी सी एफर्ट आप लोगों को भी करने पड़ेंगे। क्या एफर्ट करने पड़ेंगे? सर डिमोटिवेटेड नहीं होना है ना। डिमोटिवेटेड हो रहे हैं मेरे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है, क्या करूं। अरे मैं हूं ना, डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो हार गया। डरना नहीं है, डरोगे तो पेपर डराएगा, पेपर का फोबिया होगा। प्रैक्टिस इतनी करके चले जाएंगे, इतनी चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे कि डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। हम नहीं डरने वाले सर, हम नहीं डरेंगे, राइट। आप कर लेंगे, सब करेंगे। आप सर मैं कर पाऊंगी, मैं करूंगा सर। आपका ये होना चाहिए, मैं करूंगा सर, और मैं ही करूंगा सर। मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता है, और मेरे अलावा किसी और के बस की भी नहीं है सर कि वो कर ले। तुम लेकर आओगे बेटा, तुम फोड़ोगे पेपर को, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम सब पेपर को फोड़ोगे। मैंने तुम्हें बोल दिया आज कि तुम सब पेपर फोड़ोगे, मतलब तुम सब पेपर फोड़ोगे, राइट। तुम सब लेकर आओगे बेटा, 80 में से 80 मार्क्स से लेकर आओगे, राइट। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ में, राइट। पहले दिन से खड़ा हूं तुम्हारे लिए। जितनी मेहनत हो सकती है, रात भर जगकर मेहनत कर रहा हूं, जितनी मेहनत हो सकती है, जितनी मेहनत की जा सकती है, उतनी मेहनत तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं बेटा। और करूंगा, कब तक करूंगा? जब तक पेपर नहीं होता। और इनफैक्ट जिस दिन पेपर भी हो जाएगा ना, उसके बाद भी पेपर एनालिसिस भी सबसे पहले तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। सबसे पहले पेपर एनालिसिस लेकर आऊंगा आप सब लोगों के लिए, राइट। हाँ, डरना नहीं है, बस बिंदास होके खेलो मार्केट के अंदर, बिंदास होके रहना है और बिंदास होके खेलना है सर। एक जिंदगी है, जिंदगी में एक पेपर है, राइट। एक पेपर आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, राइट, लेकिन जरूरी है। क्योंकि सर शर्मा जी का लड़का बोलेगा ना कि सर कितने मार्क्स आए, तो मैं हक से बोल सकता हूं कि सर मेरे 100 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। 80 आउट ऑफ 80 थ्योरी के अंदर लिया है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के अंदर लेकर आया हूं, लेकिन 100 में से 100 नंबर लेकर आया हूं सर, राइट। तो डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस लगे रहना है, और जी जान के साथ लगे रहना है सर, राइट। जी जान से लगे रहना है, अपना हौसला ध्वस्त नहीं होने देना है। क्योंकि मेरे बच्चों, मेरे शेर, अगर आपका हौसला अब ध्वस्त हो गया ना, अब अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे हट गए ना, बहुत पीछे चले जाओगे। अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने आप के साथ लगे रहो, और अपने आप से वादा करो कि सर जिस दिन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जिस चीज के लिए जी जान लगा रहे थे, वो दिन आने वाला है, और वो दिन 18 तारीख है। उसके बाद और भी पेपर है, लेकिन इसका मतलब है और पेपर नहीं पढ़ेंगे, और पेपरों में भी हम लोगों ने पढ़ाई करनी है। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ में, मैं खड़ा हूं बेटा, पहले दिन से खड़ा हूं, और अभी तक खड़ा हूं, और आगे भी खड़ा रहूंगा बेटा आपके साथ में, ठीक है। चलिए, राइट, लगे रहना है। लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए क्या? सैंपल पेपर, एक गेस्ट पेपर है। अब गेस्ट पेपर को यह मत ले लेना कि सर ने पेपर जो है वो लीक करवा दिया, सर ने सीबीएसई का पेपर लीक कर दिया। नहीं बेटा, सीबीएसई का पेपर लीक नहीं किया है, बस ये दिखाने की कोशिश करी है कि सीबीएसई इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डालने की कोशिश करी है। जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो उठाए जा सकते थे, वो सारे के सारे बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने उठाने की कोशिश करी है आप सब लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले ऐसा ही
पेपर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि मैक्सिमम मार्क्स आप लोग को पेपर के अंदर कितने होंगे, 80 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा, राइट। 40 मार्क्स मैक्रो के, 40 मार्क्स आप लोग के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारों, एक चीज याद रखना। क्या चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि सर एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चों, आप सब लोग जिस चीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हो, अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, और वो है वर्ड लिमिट। मेरे बच्चों ध्यान देना इस चीज के ऊपर, वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वर्ड लिमिट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने वर्ड लिमिट के ऊपर फोकस नहीं किया, आता हुआ क्वेश्चन भी एग्जामिनर उतने मार्क्स नहीं देकर जाएगा। हर एक चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 1 मार्कर क्वेश्चन को 1 मार्कर के हिसाब से आंसर करेंगे, राइट। 3 मार्कर क्वेश्चन को, राइट, 3 मार्कर क्वेश्चन को आप लोग 3 मार्कर के हिसाब से आंसर करने वाले हैं, 60 से 80 वर्ड्स के बीच में। 4 मार्कर क्वेश्चन को आप लोग 80 से 100 वर्ड के बीच में करने वाले हैं, और 6 मार्कर क्वेश्चन को 100 से 150 वर्ड्स के बीच में करने वाले हैं, राइट। ये चीज जरूर ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा, और पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है मेरे बच्चों? पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात करता हूं, तो एक्सटर्नल जो हमारी असिस्टेंस है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट से। ठीक है सर, क्वेश्चन कहां से? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। पहला ही क्वेश्चन किसका चिपका दिया तुम्हें? बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला ही क्वेश्चन यहां पर क्या किया है? चिपका दिया है। और दूसरा को स्टेटमेंट बोलता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो फाइनेंस कर सकता है डेफिसिट को, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो डेफिसिट आता है उसको फाइनेंस किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, राइट। कैसे? रिड्यूस करके जो रिजर्व है उसके पास फॉरेन करेंसी के। अब हम लोगों को पता है कि आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, वो गार्डियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व है। यानी कि जो भी फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो किसके पास रहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहते हैं, आरबीआई के पास रहते हैं। रहते हैं या नहीं रहते? बताओ। आरबीआई इज द गार्डियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व्स का गार्डियन कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब क्वेश्चन कहां से पूछा गया मेरे दुलारो? क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। किसका क्वेश्चन है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर टोटल हमारे पास कितने अकाउंट होते हैं? 3 अकाउंट होते हैं। कौन कौन से बच्चा लोग? एक हमारे पास करंट अकाउंट होता है, एक हमारे पास कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। कौन सा होता है बच्चा लोग? एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, और तीसरा हमारे पास आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कौन सा आता है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आता है। कौन सा आता है मेरे बच्चों? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आता है। बात क्लियर है नहीं है? करंट अकाउंट की अगर बात की जाए तो करंट अकाउंट के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं? इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट की बात की जाती है, या फिर विजिबल ट्रेड की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? विजिबल ट्रेड की बात की जाती है। या और दूसरी तरफ हम लोग इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं? हम लोग इनविजिबल ट्रेड को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करते हैं? इनविजिबल ट्रेड को भी इसके अंदर क्या किया जाता है मेरे बच्चों? इंक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि अगर एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात करता हूं तो एक्सटर्नल असिस्टेंस को कहां रिकॉर्ड किया जाता है मेरे बच्चों, मेरे दुलारों? कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर बोरविंग्स की बात होती है, किसकी बात होती है? बोरविंग्स की बात होती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात होती है, ये सारी चीजें कहां पर रिकॉर्ड होती है? ये सारी चीजें कहां पर रिकॉर्ड होती है? ये सारी की सारी चीजें मेरे बच्चों कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो सर करंट अकाउंट के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। किसको करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को रिकॉर्ड किया जाता है। किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट के अंदर गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। अगर गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास पैसा आता है, हमारे पास पैसा आएगा। और जब हमारे पास पैसा आएगा तो इसको क्रेडिट आइटम के तौर पर दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा? क्रेडिट आइटम के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन जब हमारे यहां से पैसा जाता है तो उसको कैसे दिखाया जाता है? डेबिट आइटम के तौर पर दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? डेबिट आइटम के तौर पर दिखाया जाता है। दिखाया जाता है नहीं दिखाया जाता है? दिखाया जाता है। तो पहले क्या बोलता है कि जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है इसको रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो सर ये तो पता चल गया कि बिल्कुल सही बात बोली गई है, इसके अंदर कोई भी गलत बात नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का माने, सेंट्रल बैंक माने हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो आरबीआई, यूएसए के अंदर अगर बात की जाए तो फेडरल रिजर्व। यूएसए के अंदर कौन सा है? फेडरल रिजर्व है।
क्लियर है तेरी बात? तो उसके द्वारा अगर ये जो डेफिसिट अगर देखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो उसकी वजह से जो फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर क्या आ जाती है बच्चा लोग? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? फॉरेन रिजर्व जो होता है या फिर रिजर्व फॉर द फॉरेन करेंसी जो होता है उसके अंदर कमी आती है, डेफिसिट आता है और उससे मैनेज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों दी गई स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली क्या है? सही स्टेटमेंट है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होने वाला है? सही आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फटाफट से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सर व्हाट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो दिक्कत आती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो दिक्कत आती है, उस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दिक्कत को किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है? किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है? क्या गुड्स के द्वारा किया जाता है, या फिर मनी के द्वारा किया जाता है, या फिर बैंक्स के द्वारा किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दिस? जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की दिक्कत है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? जनरली हमारे पास, यानी कि ये क्वेश्चन किसकी बात करता है? ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात करता है, या फिर कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज की बात करता है। किसकी बात करता है मेरे बच्चों? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज की बात इसके अंदर होती है। और जब मैं कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज की बात करता हूं, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कि भैया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दिक्कत। क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चों, क्या बात है मेरे शेरों। बिल्कुल सब बच्चों के खतरनाक तरीके से आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल उड़ाते हुए आंसर लेकर आ रहे हो सारे, कह रहे बी 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 बी, वाह वाह क्या बात है। तो भैया ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दिक्कत है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ गया? मनी आया। मनी को यूज किया गया ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपसे कभी भी मनी की परिभाषा पूछी जाए ना, या फिर मनी की डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछी जाती है ना, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि मनी का मतलब क्या होता है? तो मनी की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे बच्चों, मनी की कोई भी ऐसे सच डेफिनेशन नहीं है। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है। मनी जनरली एक्सेप्ट किया जाता है ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम लोग एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, माध्यम के तौर पर देखते हैं, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है उसको किसके द्वारा सॉल्व किया जाता है? मनी के द्वारा सॉल्व किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी जो सही उत्तर रहेगा मेरे बच्चों, वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर 0 के बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब जो नेशनल इनकम है वो कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द नेशनल इनकम? जल्दी से बताओ बच्चा लोग, फटाफट से। Money is anything which is generally accepted which help to overcome all limitation of the barter system। क्या बात है रवि बघेल, बहुत शानदार बात कही बच्चे, और बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक बात तुमने कही कि मनी किसी भी चीज को बोला जा सकता है जिसको एक मीडियम के तौर पर यूज किया जा सकता है। आज के समय की बात कर लो तुम, आज हमारे पास क्या है? डिजिटल मनी है। आज हमारे पास क्या है? क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, प्लास्टिक मनी का कॉन्सेप्ट है। तो मनी बेटा वो है जो मनी करता है, मनी वो है जो मनी के द्वारा किया जाता है, या फिर मनी को जिस पर्सपेक्टिव के लिए लेकर आया गया था वो मनी है, राइट। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मनी को यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो जल्दी से मुझे अगर फटाफट से बताइए कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी 0 हो जाती है तो नेशनल इनकम इकोनॉमी के अंदर कितनी होगी? व्हाट विल बी द नेशनल इनकम? जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से, राइट। सारे बच्चे बताइए एक बार, अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 हो जाती है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी? इसका मतलब कि अगर मैं एमपीएस की बात करता हूं और साथ ही साथ में अगर मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू अगर 0 है, तो हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और हमें पता है कि K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS होता है, जिसको कि हम लोग 1 अपॉन 1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1 माइनस MPC के तौर पर भी हमारे द्वारा इसे लिखा जा सकता है। तो अगर मैं 1 अपॉन 1 माइनस 1 करता हूं, 1 अपॉन 1 माइनस 1 करता हूं, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0, और 1 डिवाइडेड बाय 0 मींस इंफिनिटी। 1 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? इंफिनिटी होता है। क्या होता है? इंफिनिटी होता है। तो इस केस में हमारे
पूछा गया कि जो नेशनल इनकम है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम का किससे लेना देना है, हमारे मल्टीप्लायर से लेना देना होगा। क्लियर है इतनी बात? क्या होगी यहां पर, नॉट डिफाइन होगी बेटा, नॉट डिफाइन होगी। जो भी डी आंसर कर रहा है गलत आंसर कर रहा है, बी 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 बी, फटाफट से बी आंसर टाइप करो भाई सारे बच्चे, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा, डी आंसर नहीं होगा इसका। चलिए भैया अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए क्या बोला गया कि अगर मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करता हूं, तो अगर प्राइस जो है डोमेस्टिक करेंसी का इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज करता है, क्या करता है, प्राइस जो है वो क्या करेगा मेरे बच्चों, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहां पर, डोमेस्टिक करेंसी के रेफरेंस में, इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर के रेफरेंस में, तो उसको डिवैल्यूएशन बोला जाता है, उसे रिवैल्यूएशन बोला जाता है, उसे एप्रिसिएशन बोला जाता है, या फिर उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये, फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन पूछा गया, किसका क्वेश्चन पूछा गया, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का यहां पर आप लोगों के साथ क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर हमारे पास दो तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं बच्चा लोग, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, कौन सा होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। यानी कि यहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, राइट, डिमांड एंड सप्लाई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डिमांड और सप्लाई के द्वारा क्या किया जाता है, करेंसी की वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, करेंसी की वैल्यू को डिसाइड डिमांड और सप्लाई के द्वारा किया जाता है। जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करता हूं तो यहां पर करेंसी की वैल्यू को गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर भी इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के अंदर अगर बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस चीज को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, आरबीआई के द्वारा डिफाइन इस चीज को क्या किया जाएगा। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी होता है। अगर यहां पर बात की जा रही है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होती है बच्चा लोग, कम होती है, किसके सेंस में, डॉलर के रेफरेंस में, तो उसको बोला जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी बोला जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चे ने भी आंसर किया है या फिर जो भी बच्चा बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वो बिल्कुल सही है। डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही उत्तर इस चीज का रहने वाला है। मेरे बच्चों एक बार फटाफट से सारे बच्चे हर जगह पर सेशन को एक बार शेयर कर दो, हर एक जगह पर सारे के सारे बच्चों के द्वारा एक बार सेशन को शेयर कर दिया जाए। अगर क्लास के अंदर आप सब लोगों को मजा आ रहा है तो, अगर आप सब लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हो तो सेशन को सारे बच्चे क्या करो, शेयर करो भैया। शेयर करोगे तो शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। बाकियों को भी तो बुलाओ, अपने स्कूल के दोस्तों को भी तो बुलाओ, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी प्रिपरेशन कितनी बेहतरीन, कितनी जबरदस्त तरीके से चल रही है। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा जाता है, सर माइक से कुछ अलग सी आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है भैया, माइक से कैसी आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है बताओ, कैसी आवाज आ रही है। कर दिया है सर शेयर ऑलरेडी, वाह क्या बात है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बच्चा लोग, अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करता हूं तो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर, राइट, एग्रीगेट सप्लाई जो होगी वो किसके बराबर होगी, सी प्लस एस, यानी कि कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर, या फिर कंजप्शन के बराबर, या फिर सेविंग के बराबर, या फिर कंजप्शन में से सेविंग को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरी एग्रीगेट सप्लाई निकल कर आती है। अब मेरे प्यारे बच्चों तुम लोगों को पता है, क्या पता है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाती है, तो एग्रीगेट सप्लाई का कैसा रिलेशन होता है, इनकम के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। एग्रीगेट सप्लाई का इनकम के साथ में कैसा रिलेशन होता है मेरे दुलारो, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और इनकम क्या होती है, इनकम होती है सी प्लस एस। इनकम कैसी होती है बच्चा लोग, सी प्लस एस होती है। तो इसका मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। सर ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई
सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। और कंजप्शन प्लस सेविंग का मतलब क्या है? कंजप्शन प्लस सेविंग का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा मेरे दुलारो। क्या आंसर होने वाला है इसका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जिस भी बच्चे ने ए आंसर किया है, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या जबरदस्त तुम्हारी पढ़ाई चल रही है बेटा। इसी तरह से पढ़ाई करते रहो, जबरदस्त। तुम सब झंडे गाड़ने वाले हो बेटा। इस बार तुम बोर्ड्स के पेपर के अंदर झंडे गाड़ने वाले हो बेटा, और बहुत बेहतरीन करके आओगे। अगला प्रश्न आ जाता है, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द करेक्शन ऑफ द एक्सेस डिमांड। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, और एक्सेस डिमांड होने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइसेस ज्यादा होने वाले हैं, प्राइसेस ज्यादा होने वाले हैं। तो अब इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर है, इन्फ्लेशन को सही करना है मेरे दुलारो, इन्फ्लेशन को सही करना है। इन्फ्लेशन किस तरह से सही किया जाएगा इकोनॉमी के अंदर? किस तरह से हम लोग इन्फ्लेशन को सही करने वाले हैं? बताओ फटाफट से। राइट, इसके लिए सरकार को टैक्सेस को कम करना पड़ेगा। अरे सर, अगर सरकार के द्वारा टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो इसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ने वाली है। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी लोगों की बढ़ेगी तो उसकी वजह से लोग ज्यादा खरीदेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। तो यह तो आंसर नहीं हो सकता है, यह तो बिल्कुल भी इसका कतई भी आंसर नहीं हो सकता है। अब अगली बात कर दी जाती है, गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देती है। सरकार के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं, अगर सरकार के द्वारा अगर खर्चों की बात किया जाए तो सरकार के द्वारा खर्चे को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सरकार दो चीजें करती है बच्चा, कंजप्शन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। कंजप्शन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। देखते हैं इसके बारे में। तीसरा क्या है? सेंट्रल बैंक रिड्यूस कर दे अगर बैंक रेट को, सरकार के द्वारा बैंक रेट को, अगर जो हमारे सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा बैंक रेट को कम कर दिया जाए। देखते हैं इसे भी। सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट के अंदर बेच देता है, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को मार्केट के अंदर सेल करता है। अगर सेंट्रल बैंक के द्वारा सिक्योरिटीज को मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा, इसको प्यारी सी भाषा में क्या बोला जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या करता है? अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है। जहां पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई के द्वारा मार्केट के अंदर क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, बेचा जाता है। अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को मार्केट के अंदर बेचेगा तो उसकी वजह से पैसा किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। कहां से पैसा जाएगा? लोगों से पैसा, हाउस होल्ड से पैसा किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। और जब आरबीआई के पास पैसा जाएगा तो आप खुद बताओ, क्या इकोनॉमी में जो ये इन्फ्लेशनरी गैप है ये कम होगा या नहीं होगा? ये इन्फ्लेशनरी गैप जो इकोनॉमी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो इन्फ्लेशनरी गैप आप लोगों को इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रहा है, क्या ये कम होगा या नहीं होगा? क्या ये कम होगा या नहीं होगा? बताओ मेरे बच्चों एक बार फटाफट से, कम होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो क्या इसका आंसर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इसका आंसर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ 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 फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात के ऊपर कि अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है, अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है, आपसे पूछा गया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल के बताइए। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कंप्यूट करके बताइए कितनी होती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी होने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर? व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। आज रुकना नहीं है बेटा, तुम्हें कसम है, आज कोई भी बच्चा नहीं रुकेगा, हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा क्लास के अंदर, क्योंकि आप लोगों की अंतिम लड़ाई है। समझना बेटा, ये अंतिम युद्ध है। उसके बाद कल की क्लासेस और लगेगी, जिस क्लास के अंदर सैंपल पेपर से लेकर हर चीज सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज
आज सारे बच्चे क्लास के अंदर बराबर योगदान करेंगे और हर एक बच्चा इक्वल पार्टिसिपेट मेरे साथ करने वाला है क्लास के अंदर। बात की जाती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। हमें पता है सर, हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आप हमें नालायक समझते हैं क्या, कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात की जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। हमने पढ़ा है सर कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात की जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। प्रश्न के अंदर बताया गया, क्या बताया गया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.6 है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आप लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं सर? निकाल सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आने वाली है? क्या वैल्यू निकल कर आने वाली है? राइट, क्या वैल्यू आने वाली है? 0.4। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए सर, तो सी ऑप्शन जो होगा इसका क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जिस भी बच्चे ने सी आंसर किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, जिसका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। हर एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना बच्चे, यहां पर नोट लिखा गया है। नोट दिए गए क्वेश्चन में से कौन सा नहीं है फ्लो वेरिएबल? दिए गए क्वेश्चन में से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है? इसका मतलब ये आपसे पूछना चाहता है कि दिए गए क्वेश्चन में कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं वेरिएबल्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर वेरिएबल्स की बात मेरे द्वारा की जाती है तो वेरिएबल मेरे बच्चों दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास स्टॉक वेरिएबल होता है और एक मेरे पास होता है फ्लो वेरिएबल। कौन सा होता है? स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। अगर मैं स्टॉक वेरिएबल की बात करता हूं तो स्टॉक वेरिएबल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। वहीं पर अगर फ्लो वेरिएबल की बात करता हूं तो फ्लो वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है? पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। राइट, इनकम की अगर बात की जाती है, इनकम की बात की जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन माने आई इज इक्वल टू डेल्टा के। कैपिटल फॉर्मेशन माने आई इज इक्वल टू डेल्टा के। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? आई इज इक्वल टू डेल्टा के। कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है सर। कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है सर। कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। यानी कि सी वाला ऑप्शन देखो कहां पर है? सी वाला ऑप्शन यहां पर है। सी वाला ऑप्शन कहां पर है? यहां पर है। सी वाला ऑप्शन कहां पर दिख रहा है बच्चा लोग? ये दिख रहा है ऑप्शन सी। सप्लाई ऑफ मनी की बात की जा रही है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को हर एक क्लास के अंदर बताया है कि किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर पूछा जाए आप लोगों से, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखो, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखो कि उस क्वेश्चन की परिभाषा क्या कहती है। यहां पर बात की जा रही है मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना स्टॉक ऑफ करेंसी है। और जब मैं स्टॉक ऑफ करेंसी की बात करता हूं तो यहां पर बात होती है कॉइन्स प्लस पेपर करेंसी दोनों की। किसकी बात होती है? कॉइन प्लस पेपर करेंसी दोनों की बात इसके अंदर की जाती है। की जाती है नहीं की जाती है? की जाती है या नहीं की जाती है? की जाती है सर। और जब इसकी बात इसके अंदर हो रही है, इसका मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये कैसा कॉन्सेप्ट है सर? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और अगर ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है तो ऑप्शन से ही हम लोगों ने पता लगा लिया कि अगर स्टॉक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर, आपका स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? राइट बच्चों के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है क्या? राइट, बताइए बताइए फटाफट से बताइए सर। राइट, सटासट से बच्चों के इस क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है क्या? चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों का डाउट आ रहा है। मुझे लगता है कि बच्चों का इस क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहा है सर, है ना? इस क्वेश्चन को सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर एक बार इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से बता दीजिए सर, है ना?
लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हरियाणा, लव यू टू HR26, सारे बच्चों को, सारे भाइयों को बहुत बहुत प्यार, सारे भाइयों को राम राम। लेकिन देखिए सर, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए क्वेश्चन के अंदर एक्सेस डिमांड को रेक्टिफाई करना है, एक्सेस डिमांड को सही करना है। एक्सेस डिमांड को सही करने का मतलब क्या, इकोनॉमी के अंदर क्या आ चुका है, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या आ चुका है मेरे बच्चों, इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशनरी गैप कैसे दिखाया जाता है इकोनॉमी के अंदर, कुछ इस तरह से दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता है, बताओ। अगर मैं इसका ग्राफ बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, आगे इसका चलकर क्वेश्चन भी आएगा बेटा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों को फिर से समझाता हूं कि अगर इन्फ्लेशनरी गैप की बात की जाए तो यह हमारा क्या होता है बच्चे, यहां पर y = AS, यहां पर एंगल बनता है बेटा कितना, 45 डिग्री का। कितने का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इन्फ्लेशनरी गैप की बात की जाती है तो इन्फ्लेशनरी गैप इसके बीच में निकल कर आता है। एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम हल्का हो गया, डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर। तो सर ये जो पॉइंट यहां पर दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, इन्फ्लेशनरी गैप को। किसको दिखाता है, इन्फ्लेशनरी गैप को दिखाता है। किसको दिखाता है, इन्फ्लेशनरी गैप को। अब इन्फ्लेशन आ चुकी है इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन आने का मतलब क्या है, चीजें बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। क्या हो चुकी है, इकोनॉमी के अंदर चीजें महंगी हो चुकी है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो संस्थाएं हैं। एक हमारे पास हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा लेकर आई जाती है क्या, फिस्कल पॉलिसी। भारत सरकार क्या लेकर आती है मेरे बच्चों, फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है। और फिस्कल पॉलिसी को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इसको बजटरी पॉलिसी के नाम से भी बोला जाता है। किसके नाम से बोला जाता है, बजटरी पॉलिसी के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है बच्चे हमारा सेंट्रल बैंक। कौन आता है, सेंट्रल बैंक आता है। सेंट्रल बैंक माने आरबीआई, और आरबीआई के द्वारा लेकर आई जाती है बच्चा लोग क्या लेकर आई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या लेकर आई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आई जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरह के टूल, एक क्वांटिटेटिव टूल्स और एक क्वालिटेटिव टूल्स। कौन से होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल्स, एक क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर हम बात करते हैं किसकी, इसके अंदर चर्चा की जाती है बैंक रेट की, रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की, सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो की, एलआरआर की, लीगल रिजर्व रेशियो की। अगर मैं एलआरआर की बात करता हूं तो एलआरआर का मतलब क्या होता है, सीआरआर प्लस एसएलआर होता है। और कई बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर भी पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इनमें से किसी भी रेट के अंदर इंक्रीमेंट होता है, कोई भी रेट, किसी भी रेट के अंदर अगर इंक्रीमेंट होता है, रेट बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। इसका रेट बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना। बात की जाती है यहां पर क्या, कि सेंट्रल बैंक के द्वारा रेट को कम कर दिया गया बच्चे। सी आंसर नहीं हो सकता है मेरे बच्चे। क्यों आंसर नहीं हो सकता है, अगर रेट को कम किया गया, अगर रेट कम कर दिया गया तो इसका मतलब ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी के अंदर। क्या होगा, ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी के अंदर, ना कि कम पैसा सर्कुलेट होगा। हमें जो ये इन्फ्लेशनरी गैप है, इस इन्फ्लेशनरी गैप को इकोनॉमी के अंदर से कम करना है, ना कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना है। अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाना होता है इकोनॉमी के अंदर तो हमें क्या करना पड़ता, तो हमें इस रेट को कम करना पड़ता। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इस रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब इंक्रीज किया जाएगा तो इंक्रीज कम करने का मतलब क्या है, कि सर हमें, अगर यहां पर लिखा होता सेंट्रल बैंक अपने जो रेट है इसको रिड्यूस की जगह बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा मेरे बच्चे, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। अब सबका क्लियर हुआ, जो भी बच्चे लिख रहे थे। एक तो चैट इतनी तेजी से चलती है कि बच्चों आप लोगों के क्वेश्चंस में नहीं देख पाता हूं, लेकिन मेरी जैसी नजर पड़ी मैं फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आया और आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया। क्लियर हो गया, बी ही तो हो सकता है सर, हाँ बी ही हो सकता है। बी कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम करती है, भारत सरकार के द्वारा अगर खर्चे को कम किया जा सकता है। हाँ ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर सरकार के द्वारा खर्चे कम कर दिए जाए, भारत सरकार अपने खर्चों को अगर कम कर दे तो खर्चे कम करने की वजह से, खर्चे कम करने का मतलब क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर सरकार के द्वारा कम कर दिया जाए तो एक इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन कम होगा। हाँ काफी हद तक कम होगा, काफी हद तक आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से कम हो सकता है। लेकिन जितना इंपैक्ट इसकी वजह से पड़ेगा, किसकी वजह से, जो अगर सिक्योरिटीज को जो बेचा जाएगा मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज को जो मार्केट के अंदर बेचा जाएगा, इसका इंपैक्ट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा सर।
बी और डी, हाँ बिल्कुल बी और डी, अगर दोनों ऑप्शन होते बेटा, तो दोनों ऑप्शन होते तो मैं बोलता आप लोगों को कि बी और डी दोनों ऑप्शन सही है। अगर सही मायने में देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या 300 पार जाएंगे आज की क्लास के अंदर? क्या 300 पार जाने वाले हैं आज की क्लास के अंदर? राइट, आ रही है बात समझ में? फटाफट से सेशन शेयर कर दो मेरे दुलारो। आज कम से कम भी 500 प्लस बच्चा आना चाहिए क्लास के अंदर, मजा आना चाहिए आज क्लास के अंदर। दुराटेदार तरीके से एक बार सेशन को सारे बच्चे हर जगह पर शेयर करेंगे, मजा आ रहा है क्लास के अंदर। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। बात की जाती है, ये क्वेश्चन हमारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर किसी को दिक्कत है क्या? इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी बच्चे को परेशानी, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है तो बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत दिख रही है क्या? ये क्वेश्चन सबका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? बताओ भैया। अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 दे रखी है और हमसे पूछा गया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल के बताओ, तो हमें पता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0.6 है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू क्या होगी? 0.4 रहने वाली है। क्या रहने वाली है बच्चा लोग? 0.4 रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 0.4 रहनी चाहिए। बोलो भैया, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। अगले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या समझा? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि सर फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है। दिए गए क्वेश्चन के आंसर कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है? दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है? इसका मतलब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि बता मेरे बच्चे कि इसके अंदर स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा है। दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है? दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है? बात की जाती है मनी सप्लाई की, कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जाए। कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई इज इक्वल टू डेल्टा के क्या होता है मेरे बच्चों? कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और कैपिटल फॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, एक पूरे के पूरे अकाउंटिंग ईयर की बात करता है। किसकी बात करता है बच्चे? अकाउंटिंग ईयर की। कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोड्यूसर के द्वारा की गई, एक प्रोड्यूसर कितनी इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाती है। आई इज इक्वल टू डेल्टा के। और डेल्टा के बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा के रिप्रेजेंट करता है चेंज को। डेल्टा के किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों? डेल्टा के रिप्रेजेंट करता है चेंज को। और चेंज कैसे निकलता है? डेल्टा के होता है क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकलता है बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक में से अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरा निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट निकल कर आती है। इन्वेस्टमेंट किस किस के अंदर हो सकती है? इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट के अंदर हो सकती है। किसके अंदर हो सकती है? फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और किसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? प्रोड्यूसर के द्वारा रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। किसके अंदर होती है? रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। अगर इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट के अंदर हो रही है, किसके अंदर हो रही है मेरे बच्चे? कैपिटल एसेट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कैपिटल एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट होने की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बेटा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्या होती है बच्चा लोग? इकोनॉमी के अंदर इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है। और साथ ही साथ में हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि दिए गए क्वेश्चन में से, राइट, दिए गए क्वेश्चन में से अगर सेशन में मजा आ रहा है मेरे बच्चों और लग रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर एज इट इज फंस सकते हैं और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो सेशन खतरनाक तरीके से शेयर हो जाना चाहिए बेटा। चलिए सेशन शेयर करो, सारे बच्चे थोड़ी सी हिम्मत करो और सेशन को फटाफट से शेयर करके लेके जाओ भैया। बात करता है किसके बारे में? सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। तो बच्चे इसको याद रखना कि कभी भी अगर फ्लो कॉन्सेप्ट या फिर स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात होगी, कभी भी अगर फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी तो फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखनी है। क्या देखनी है? कॉन्सेप्ट की परिभाषा देखनी है, कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखनी है। जैसे मनी सप्लाई की बात की जा रही है तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब है कि लोगों के पास कितनी करेंसी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, लोग कितनी करेंसी हेल्ड करके चल रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। जब लोगों के द्वारा करेंसी के हेल्ड की बात की जाएगी, इसका मतलब पेपर करेंसी के साथ साथ कॉइन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होने लग रही है। इसका मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ना कि फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैसा है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन के अंदर पूछा ही गया कि कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा गया कि कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो भैया
यही तो है मनी सप्लाई, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो भैया सब ऑप्शन को भगाओ और ऑप्शन सी के ऊपर टिक करो और 1 मार्क्स पाओ। ऑप्शन सी के ऊपर सारे बच्चे टिक करो और 1 मार्क्स पाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या कहता है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सेस मनी सप्लाई। अच्छा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई एक्सेस में हो रहा है, सेंट्रल बैंक किस तरह से इसको कंट्रोल करेगा, सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करेगा? अरे सर हमें मत सिखाओ सर, बहुत बेहतर तरीके से हमें आता है कि आरबीआई के द्वारा अगर एक्सेस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो आरबीआई लेकर आएगा बच्चा लोग क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या लेकर आने वाला है? मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आने वाला है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सबसे पहले बोलता है सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। अगर सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट के अंदर बेचा जाए, पहला ऑप्शन कहता है सिक्योरिटीज को मार्केट के अंदर खरीदा जाए, कैश रिजर्व रेशियो को कम किया जाए, रेपो रेट को कम किया जाए। रेपो रेट को अगर कम कर दिया जाए तो क्या होने वाला है? राइट, चलिए बताइए फटाफट से बताइए भाई। राइट, यानी कि क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है, एक्सेस मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर। क्या है? एक्सेस मनी सप्लाई है मार्केट के अंदर, एक्सेस मनी सप्लाई है। यानी कि भैया मार्केट के अंदर क्या चल रहा भैया, महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है। इन्फ्लेशन को क्या करना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? कंट्रोल करना रहेगा। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा बताओ? आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो भैया, बाहर से मार्केट से पैसा अपनी तरफ लेकर आना पड़ेगा। जो पैसा मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहा है उस पैसे को कहां लेकर आओ? अपने पास लेकर आओ। किसके पास लेकर आओ? अपने पास लेकर आओ। चलिए सर, तो अपने पास लाने का प्रयास किया जाएगा क्या? सर आपको पसीना आ गया, हाँ बेटा मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत करते समय पसीना आता है। जब तुम भी पढ़ाई करते हो ना दिन रात लगकर, तो तुम्हारे अंदर भी बेटा कहीं ना कहीं एक पसीना आता है। बेटा क्यों आता है? क्योंकि मेहनत जब की जाती है ना, लगन से जब काम किया जाता है ना, जैसे मैं आप लोगों के लिए लगन से लगा हुआ हूं बेटा, सुबह से लेकर शाम के रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं बेटा। आप देख चुके हैं कि 3 सेशन में आप लोगों के लिए लगातार खतरनाक तरीके से लेकर आ चुका हूं। पहला सेशन लेकर आया, दूसरा सेशन लेकर आया, तीसरा सेशन लेकर आया, कल भी इसी तरह से 3-3, 4-4 सेशन लेकर आऊंगा और परसों भी लेकर आऊंगा सेशन सुबह 4:30 बजे। राइट, तो पसीना तो आएगा बेटे, और लेकिन ये पसीना वर्थ इट है मेरे बच्चों के। अगर इसमें मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा ये पसीना क्या पूरा पसीना बहाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए, तुम्हारे 80 में से 80 मार्क्स आने चाहिए। मुझे जो सुकून मिलेगा जिस दिन तुम अपना रिजल्ट बताओगे और मुझे बताओगे कि सर मेरे इकोनॉमिक्स में 80 में से 80 मार्क्स आए हैं, तो ये पसीना बहुत वर्थ इट है बेटा, ये बहुत वर्थ इट है बेटा। इसकी कमी नहीं है, इसकी दिक्कत नहीं है बेटा, फिर जनरेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेस मनी सप्लाई है, राइट, एक्सेस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो भैया देखो यहां पर रिड्यूस की बात हो रही है, यहां पर भी रिड्यूस की बात हो रही है। इन दोनों क्वेश्चन को बाद में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बाई की बात हो रही है, यहां पर सेल की बात हो रही है। तो भैया इसको चेक कर लेते हैं एक बार, और क्या पता हो जाए यहीं से आंसर निकल जाए, और क्या पता यहीं से हमारा आंसर निकल जाए, है ना, यहीं से हमारा आंसर आ जाए, है ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सिक्योरिटीज को मार्केट से खरीदा जाए, सिक्योरिटीज को मार्केट से खरीदा गया, आरबीआई खड़ी है और आरबीआई मार्केट में बोलती है कि भैया जो तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है उन सिक्योरिटीज को मुझे दे दो, खरीद लो। तो आरबीआई अगर सिक्योरिटीज को खरीदेगी तो उस खरीदने की वजह से आरबीआई को क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। इसकी वजह से मतलब पैसा इंजेक्ट हुआ मार्केट के अंदर पैसा और इंजेक्ट हुआ, इसका मतलब और ज्यादा इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर इंक्रीज होने वाली है। तो यह सिचुएशन तो नहीं हो सकती है, यह सिचुएशन तो नहीं हो सकती है। हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, हमें मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, ना कि और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ानी है। लेकिन अगर सिक्योरिटीज को बेच दिया जाए, तो सिक्योरिटीज को अगर बेच दिया जाए मार्केट के अंदर, तो अगर सिक्योरिटीज अगर मार्केट के अंदर बेची जाए, आरबीआई कहते हैं भैया मेरे पास सिक्योरिटीज पड़ी है, ले सिक्योरिटीज ले जा, सिक्योरिटीज पड़ी है मेरे पास, ले जा भैया अपनी सिक्योरिटीज, नहीं चाहिए सिक्योरिटीज, ले जा भाई सिक्योरिटीज को मार्केट में दिया, लोगों से पैसा लिया। सिक्योरिटीज लोगे तो भैया पैसा दोगे या नहीं दोगे? सर पैसा तो देंगे, और जब पैसा दिया जाएगा इसका मतलब लोगों से पैसा कहां गया? आरबीआई के पास। तो क्या जो इन्फ्लेशन थी इकोनॉमी के अंदर, वो कंट्रोल होगी या नहीं होगी? वो कंट्रोल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल कंट्रोल होगी मेरे
लाडलो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है इसका सही आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है इसका। क्या रहने वाला, बी 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 बी। क्या बात है, क्या बात है, सबके सब 80 वाले हैं भाई, कोई भी टक्कर में नहीं है, सारे के सारे 80 वाले हैं मेरे बच्चे, सारे के सारे बच्चे मेरे 80 मार्क्स वाले बैठे हैं भैया आज पेपर के अंदर, और सारे पेपर डिस्कस कर रहे हैं मेरे पास 80 मार्क्स वाले भैया। चलो क्या बात है, क्या बात है, शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होना, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है इसे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बहुत सारी बातें यहां पर लिखी गई है, राइट, लेकिन हमें इसको कंसीडर करने की जरूरत है क्या, बताओ एक बार, क्या हमें यहां पर इस चीज को कंसीडर करने की जरूरत है। ये जो चित्र बना हुआ है नहीं भी कंसीडर करेंगे तब भी आंसर कर देंगे सर हम। कैसे पूछा जाता है कि अगर इंक्रीज कर दी जाए वैल्यू किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, राइट, किसकी वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, डिवैल्यूएशन बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है, रिवैल्यूएशन बोला जाता है, या फिर एप्रिसिएशन बोला जाता है, या फिर एप्रिसिएशन बोला जाता है। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है, एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। अच्छा चलो मुझे बताओ है ना, बताओगे ना सारे के सारे बच्चे, अरे सर बता देंगे, आप पूछो तो सही। अगर मैं कहता हूं बेटा एक यूएस डॉलर की वैल्यू, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, क्या कहता हूं मेरे बच्चों, मेरे दुलारों, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 50 रुपए है, कितनी है, 50 रुपए है, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 60 रुपए है, कितनी है बच्चे, 60 रुपए है, तो भैया ये बताओ अगर 50 से 60 रुपए की वैल्यू हुई तो इसका मतलब करेंसी एप्रिशिएट होती है या करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये करेंसी का एप्रिसिएशन है या करेंसी का डेप्रिसिएशन है, बताओ मुझे फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, और सारे बच्चे एक बार सेशन को खतरनाक तरीके से हर जगह पर शेयर कर दो भैया, आग लगा दो आज सेशन में, पता लगना चाहिए भैया। आज सैंपल पेपर, आज आपका गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है प्रिंस सर के द्वारा, हर किसी को पता लगना चाहिए, सेशन शेयर होना चाहिए, हर किसी बच्चे के पास जाना चाहिए जो अभी तैयारी कर रहा है किसकी 12वीं की, उसका भी तो लेवल चेक करे, अपने दोस्तों के साथ भी तो लेवल चेक करे, है ना। सर कितने बच्चे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हो रहा है सर, क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है, शानदार बेटा, बहुत बढ़िया दुलारो, बहुत शानदार। यहां पर सर ये क्या है, सर हमें पागल समझा है क्या, इसका मतलब ये है सर, लेकिन सर वैल्यू तो बढ़ रही है, 50 से वैल्यू 60 हुई और आप कह रहे हैं सर ये डेप्रिसिएशन है करेंसी का, 50 की वैल्यू 60 हुई और आप कह रहे हैं ये डेप्रिसिएशन है करेंसी का, ये कैसे पॉसिबल है सर। सर देखो ना सर, पहले इसका मतलब है सर कि सर पहले मुझे $1 को खरीदने के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे, कितने देने पड़ते थे, 50 रुपए देने पड़ते थे। $1 अगर मुझे खरीदना है इंटरनेशनल मार्केट में जाकर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाकर अगर मुझे $1 खरीदना है तो पहले 50 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे अपनी करेंसी के 60 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब जेब से 10 रुपए और जाने वाले हैं, मेरी जेब से 10 रुपए और जाने वाले हैं मेरे दुलारों, और जब 10 रुपए मेरी जेब से और जाएंगे इसका मतलब मेरी करेंसी, मेरी डोमेस्टिक करेंसी माने यहां पर क्या है रुपीज, ये क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, क्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, डेप्रिशिएट हो रही है। तो दिस इज नोन एज द डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, क्या बोला जाता है इसे, डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी बोला जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बोलता हूं एक यूएस डॉलर की वैल्यू 40 रुपए है, 50 से वैल्यू 40 हो गई, 50 से वैल्यू 40 हो गई, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाता है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्या बोला जाता है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोला जाता है। क्लियर हो गया मेरे दुलारों सबको, सबको क्लियर है मेरे दुलारों, बताओ एक बार, सबको क्लियर है मेरे दुलारों, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ सबको क्लियर है या नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार भैया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आर द फॉलोइंग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या इनको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो क्या इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। मेरे
दुलारो सबसे पहले तो ये बताओ क्वेश्चन कहां से पूछा गया? सर क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का। किस चीज का क्वेश्चन है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का क्वेश्चन है मेरे दुलारो। ये किस चीज का क्वेश्चन है? नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट का। बात हो रही है नॉर्मल रेजिडेंट की। किसकी बात की जा रही है? नॉर्मल रेजिडेंट की बात की जा रही है। और हमें पता है कि जब मैं नॉर्मल रेजिडेंट की बात करता हूं तो नॉर्मल रेजिडेंट किसे माना जाता है? नॉर्मल रेजिडेंट का सिटीजनशिप के साथ कोई लेना देना नहीं होता है दुलारो। नॉर्मल रेजिडेंट का सिटीजनशिप के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। सिटीजनशिप जो होता है वो लीगल राइट है। कैसा है? लीगल राइट है। और अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिलती है। कैसे मिलती है? बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स के रेफरेंस से हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की। नॉर्मल रेजिडेंट किसे माना जाएगा? उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है? कि वो व्यक्ति 1 साल या 1 साल से ज्यादा कहां पर रहा हो? इंडिया के अंदर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति 1 साल या 1 साल से ज्यादा इंडिया के अंदर अगर रहता है तो उसे नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है। और दूसरी बात इसके अंदर क्या की जाती है कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां होना चाहिए? इंडिया के अंदर होना चाहिए। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि उसके द्वारा प्रोडक्शन की एक्टिविटी, उसके द्वारा कंजप्शन की एक्टिविटी, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी कहां पर होनी चाहिए मेरे बच्चों? इंडिया के अंदर होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए? इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई व्यक्ति 1 साल या 1 साल से ज्यादा भारत के अंदर रहता है और उसके द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इंडिया के अंदर लाई करता है, मतलब प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज अगर वो भारत के अंदर करता है तो हम मान सकते हैं कि वो क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट है। कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट है। एग्जाम्पल दूं क्या आप लोगों को? कोई किसी एक व्यक्ति का नाम बताऊं क्या आप लोगों को? बताओ जो कि बेशक इंडिया का सिटीजन है लेकिन उसके पास सिटीजनशिप किसी और कंट्री की भी है। आपने नाम सुना होगा अभिनेता अक्षय कुमार का। किसका नाम सुना होगा आप लोगों ने? अक्षय कुमार का नाम सुना होगा मेरे दुलारो। किसका नाम सुना होगा? अक्षय कुमार का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अक्षय कुमार के पास सिटीजनशिप है बेटा। कहां की सिटीजनशिप है? कनाडा की सिटीजनशिप है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इंडियन रेजिडेंट माने जाते हैं या फिर इन्हें भारत का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इन्हें इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इनके द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां पर की जाती है? इंडिया के अंदर ही की जाती है। चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो कंजप्शन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है। कहां पर कर रहे हैं? ये इंडिया के अंदर कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? इंडिया के अंदर कर रहे हैं। इसलिए ये इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। अब प्रश्न के ऊपर आ जाओ। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ मेरे दुलारो और फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ। और सेशन को एक बार सारे बच्चे एक बार सेशन को क्या कर दो? खतरनाक तरीके से हर एक जगह पर शेयर करो। चलिए भैया मजा आ रहा है सेशन के अंदर तो सेशन शेयर हो जाना चाहिए एक बार। चलिए अक्षय माय फेवरेट। वाह वाह भैया, हमारे भी फेवरेट है, हमारे भी फेवरेट है भैया अक्षय, है ना? आपके भी फेवरेट है, हमारे भी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर? किसको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया की इकोनॉमी के अंदर? राइट। तो सबसे पहले बात की जाती है इंडियंस इंप्लॉयड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा, एक अमेरिकन टूरिस्ट है, इंडिया के अंदर रहता है, इंडियन वर्किंग इन द यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। राइट, भारतीय है, भारतीय है, कहां काम कर रहा है? यूएसए की एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है, भारत के अंदर। भारत के अंदर यूएसए की एम्बेसी के अंदर अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको कहां पर रखा जाता है? चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, पहला और तीसरा, पहला एंड तीसरा, बहुत बढ़िया है ना सर, है ना सर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार। एक और बात समझने की कोशिश करिएगा, एक और बात समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लो हम लोग बात करते हैं यूएसए की, और यूएसए के अंदर क्या है बच्चा लोग? इंडिया की एम्बेसी है। किसकी एम्बेसी है? इंडिया की एम्बेसी। कहां पर है? यूएसए के अंदर है। कहां है? यूएसए के अंदर है। तो भैया ये जो यूएसए के अंदर इंडिया की एम्बेसी है ना, इसको इंडिया की टेरिटरी के अंदर माना जाता है, या फिर इसको इंक्लूड किया जाता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसकी टेरिटरी के अंदर माना जाएगा? इंडिया की टेरिटरी के अंदर इसको माना जाता है। कहां माना जाता है? इंडिया की टेरिटरी
टेरिटरी के अंदर इसको माना जाता है मेरे दुलारो। चलिए भैया फटाफट से अब क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, तसल्ली से आंसर करेंगे क्वेश्चन का। कहता है इंडियन एम्प्लॉयड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही संस्था है, भारतीय ही काम कर रहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो भैया इसको तो नॉर्मल रेजिडेंट मानना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। एक अमेरिकन टूरिस्ट है, इंडिया के अंदर रहता है, तो नहीं होगा भैया। दूसरी चीज, एक इंडियन काम करता है, इंडिया के अंदर ही काम कर रहा है, यूएसए की एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है। अब पॉइंट यहां पर थोड़ा सा समझने वाला है, यहां पर पॉइंट जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चों, मेरे दुलारो, एक पॉइंट समझना। एक इंडियन है, काम कहां पर करता है, इंडिया के अंदर काम कर रहा है, लेकिन यूएसए की एम्बेसी के अंदर। कहां काम कर रहा है, यूएसए की एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है। लेकिन जो ये यूएसए की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, क्या ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी? क्या ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी? पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी? चलिए सर, चलिए, ये इकोनॉमिक्स मेरी जान लेके बैठेगी, इकोनॉमिक्स जान नहीं लेती बेटा, इकोनॉमिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अगर समझ में आ जाए तो मेरा दावा है कि तुम बीकॉम के अलावा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लोगे बेटा 12वीं ग्रेजुएशन में। अगर तुम्हें समझ में अगर इकोनॉमिक्स आ जाएगी ना बेटा, तो तुम बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे, बीकॉम ऑनर्स छोड़ दोगे तुम, ये गारंटी के साथ करो बेटा। यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो भैया बताइए, जब ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, तो अगर ये व्यक्ति भारतीय तो है, इंडियन तो है, लेकिन ये काम कहां कर रहे हैं, यूएसए की एम्बेसी के अंदर। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन में बोला जाता है कि इसको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा क्या, तुम्हारा आंसर होता नहीं, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन समस्या क्या फंस रही है इस क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल रेजिडेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट। लेकिन इंडियन की अगर बात की जा रही है, अगर एक इंडियन व्यक्ति है, वो इंडिया के अंदर ही रह रहा होगा, इंडिया के अंदर ही रहता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका कहां पर होगा मेरे बच्चों, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका इंडिया के अंदर ही होगा। कहां पर होगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिया के अंदर होगा। तो मतलब पहला और तीसरा दोनों सही हो सकते हैं, पहला और तीसरा दोनों ही क्या हो सकते हैं, यहां पर सब्जेक्ट तीनों ही क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। लेकिन मोर एप्रोप्रिएट अगर इसमें से आंसर करना है तो मैं पहले ऑप्शन की तरफ यहां पर मूव करूंगा और पहला आंसर जो है वो यहां पर सही बताने वाला हूं। क्लियर है इतनी बात? चलिए भैया, सेशन शेयर होगा क्या एक बार मेरे दुलारो? अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो एक बार सेशन शेयर करोगे क्या? चलिए सर, सेशन तो शेयर होता रहेगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन और आ जाए। कहता है नेम द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट के बारे में चर्चा की जा रही है मेरे दुलारो। किसके बारे में चर्चा की जा रही है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो मेरे सर, मेरे बच्चों, आपको मैंने क्या बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम लोग तीन टाइप के अकाउंट की बात करते हैं। कौन कौन से अकाउंट की बात की जाती है? एक हमारे द्वारा करंट अकाउंट की बात की जाती है, एक हमारे द्वारा कैपिटल अकाउंट की बात की जाती है, और एक हमारे द्वारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की बात की जाती है। बात करता है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट के अंदर हम लोग दो तरह की ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं। एक हम बात करते हैं इसके अंदर विजिबल ट्रेड की। किसके बारे में बात की जाती है? विजिबल ट्रेड के बारे में बात की जाती है। और दूसरा इसके अंदर बात की जाती है इनविजिबल ट्रेड की। किसके बारे में बात की जाती है? इनविजिबल ट्रेड की बात की जाती है। विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड की बात की जाती है। विजिबल ट्रेड को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं? ओनली गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। लेकिन इनविजिबल अकाउंट के अंदर हम लोग किसको रिकॉर्ड करते हैं? सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं। और जब मैं सर्विसेज की बात यहां पर करता हूं, किसकी बात करता हूं? सर्विसेज की बात जब मैं यहां पर करता हूं, तो यहां पर हमारे पास सारी सर्विसेज आती हैं, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज हो, चाहे वो हमारे पास नॉन फैक्टर सर्विसेज हो, चाहे वो हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट हो, चाहे वो हमारे पास क्या हो? ट्रांसफर पेमेंट हो। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्या की जाती है? इंक्लूड की जाती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट है, उसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होगा, वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से
विजिबल, गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल, गिफ्ट, ग्रांट, टूरिज्म। बहुत बढ़िया। हाय गाइस, कुछ क्वेश्चन तो छूट गए मेरे। ओह कोई बात नहीं खुशी बेटा, यहीं से शुरू करो, वीडियो दोबारा देख लेना। सर्विसेज आर टू स्प्लिट, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो भैया करंट ट्रांसफर्स कहां गया? ट्रांसफर पेमेंट जो मैंने यहां पर लिखा, इसको सही भाषा में बोला जाए तो क्या है? करंट ट्रांसफर्स। क्या बोला जाता है इसे? करंट ट्रांसफर्स बोला जाता है। और करंट ट्रांसफर्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं? ग्रांट्स की बात करते हैं, हम लोग गिफ्ट की बात करते हैं, हम लोग डोनेशन की बात करते हैं, हम लोग रेमिटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेमिटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेमिटेंस की बात करते हैं। भैया बताओ एक बार, सब बच्चों को मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है सबको? तो एक बार सेशन बॉक्स में फायर इमोजी जलाकर भेज दो भैया सारे बच्चे, और फटाफट से एक बार सेशन को सारे बच्चे लाइक करो भाई। सारे बच्चे एक बार सेशन को फटाफट खतरनाक तरीके से एक बार सारे बच्चे लाइक करो। चलिए सर, इतना तो बनता है बेटा, इतना तो बनता है। और कल के लिए तैयार हो जाना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो जाना फाइनल टच देने के लिए। आज बैठकर रिवाइज कर लेना, जो चीजें रिवाइज करनी है कल वही पढ़ा जाएगा जो सिर्फ मेरे साथ पढ़ा जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ना, ना परसों पढ़ना। परसों भी रिवीजन करवाऊंगा 4:30 बजे आकर, 4:30 बजे आकर रिवीजन करवाऊंगा बेटा। सुबह भी आ जाना 4:30 बजे फाइनल टच, फाइनल रिवीजन देने के लिए, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार बेटा, इसी तरह से प्यार बरकरार रहे। आगे चलते बेटा, राइट? बारिश कर दो, हिमू कह रही है बारिश कर दो। सर कर दो बेटा बारिश, आज देखी जाएगी, आज बारिश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है सर? इसके आगे तो एक और क्वेश्चन तो है, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ कंट्री इज ऑन राइज, व्हाट इंपैक्ट इज लाइकली टू हैव ऑन इंपोर्ट एंड हाउ? इंपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं क्या मुझे, कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये और में क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन कर लो या तो ये क्वेश्चन कर लो, लेकिन सर हम तो शक्तिमान है, आप सब तो मेरे नालायक बच्चे हो, तुम तो दोनों क्वेश्चन के आंसर करोगे बेटा, तुम तो दोनों क्वेश्चन के क्या करोगे? आंसर करोगे, दोनों क्वेश्चन के आंसर दोगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करता हूं, एक कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, इसका इंपैक्ट इंपोर्ट के ऊपर क्या होगा? क्या इंपैक्ट इंपोर्ट के ऊपर पड़ेगा? इंपोर्ट बढ़ेंगे या इंपोर्ट कम होंगे? बताओ फटाफट से लिखकर बताओ सारे बच्चे। इंपोर्ट फॉल करेंगे, फिर ओडी काटे बोली ज्यादा ए। अच्छा सर, और वो वाला भी समझा दीजिए प्लीज। कौन सा समझा दूं राहुल यादव? बताओ बच्चे कौन सा क्वेश्चन समझाना है, अभी बताता हूं। इंपोर्ट रिड्यूस होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट कम होंगे। क्या बात है, क्या बात है भैया? इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड, इंपोर्ट रिड्यूस्ड। इंपोर्ट कम होंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, राइट? फॉरेन एक्सचेंज रेट एक कंट्री का क्या होता है? राइज करता है। फॉरेन एक्सचेंज राइज हो रहा है तो इसकी वजह से इंपोर्ट क्या होगा? कम होगा। एक्सपोर्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। सर क्लियर है? इंपोर्ट डिक्रीज करेंगे और एक्सपोर्ट विल राइज, राइट? क्लियर? इंपोर्ट डिक्रीज, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे आ जाइए। सर मेरा डाउट क्लियर कर दो, वीर कह रहे हैं। बेटा डाउट तो पूछ मेरे बच्चे, डाउट पूछेगा तभी तो क्लियर करूंगा। चलिए आगे आइए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक्सेस डिमांड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एक्सेस डिमांड की बात करते लेते हैं। और एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है सर? एक्सेस डिमांड का मतलब है सर कि हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। वी हैव मोर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ज्यादा एग्रीगेट डिमांड है हमारी एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आप लोगों को इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगा। हेल्प करो डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम मेरे नलाइकों, ये डायग्राम तुम लोगों ने चिपकाना है, ये डायग्राम तुम लोगों ने क्या करना है? चिपकाना है। ये डायग्राम तुम लोगों ने बताना है, राइट? तो यहां पर क्या है बच्चे लोग, जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, राइट? प्लान्ड और एक्चुअल, राइट? ये एक्चुअल है, राइट? और ये क्या हमारे पास? प्लान्ड है। प्लान्ड हमारी इतनी थी, लेकिन एक्चुअल हमारी कितनी है? इतनी है। तो भैया ये जो ईएफ पॉइंट है, ये जो ईएफ पॉइंट है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाएगा इन्फ्लेशनरी गैप को। किसको दिखाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? ये इन्फ्लेशनरी गैप को शो करने वाला है। किसको दिखाने वाला है? इन्फ्लेशनरी गैप को दिखाने वाला है, राइट?
क्या दिखाएगा? ये इन्फ्लेशनरी गैप को दिखाएगा। ये चित्र तुम लोगों ने वहां पर बनाना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन आएगा तो इस चित्र को तुम लोग यहां पर बनाओगे। ये चित्र कलाएं तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा एग्जाम के अंदर, राइट। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये कर्व वाई एक्सिस के ऊपर से क्यों जाता है? ये वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं करता यहां पर? ये कर्व मैं यहां से क्यों बना रहा हूं? ये कर्व तो मैं यहां से भी तो बना सकता था। इस कर्व ने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी? इस कर्व ने यहां पर ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी कि इस कर्व को मैंने यहां से ना बनाकर यहां से बनाया। अरे सर, इकोनॉमिक्स के मास्टर हो और कैसे बच्चों वाली बातें करते हो? इकोनॉमिक्स के मास्टर हो और उसके बावजूद भी बच्चों जैसी बातें आपके द्वारा की जाए तो मजा नहीं आता सर। सर यहां पर कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनॉमस कंजप्शन का। किसकी बात की जाती है मेरे दुलारो? ऑटोनॉमस कंजप्शन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? ऑटोनॉमस कंजप्शन की बात की जाती है। और ऑटोनॉमस कंजप्शन की अगर मैं बात करता हूं या फिर कंजप्शन की अगर मैं बात करता हूं, कंजप्शन दो तरह की हो सकती है। एक ऑटोनॉमस कंजप्शन हो सकती है और एक इंड्यूस कंजप्शन होती है। ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन कहती है कि भैया अगर हमारी इनकम जीरो है, ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या कहती है कि मेरे दुलारो कि अगर हमारी इनकम जीरो है, हमारी इनकम जीरो है, उसके बावजूद भी हमारे द्वारा कुछ ना कुछ बेसिक सर्वाइवल के लिए खर्चे किए जाएंगे। बेसिक सर्वाइवल के लिए हम खर्चे तब भी करने वाले हैं, चाहे हमारी इनकम जीरो हो, खर्चे कुछ ना कुछ जरूर किए जाएंगे। और वो खर्चे किए जाते हैं दो तरीके से। कैसे किए जाते हैं? या तो सर हमारे पास पास्ट की हमारे पास सेविंग होती है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, पैसा बोरो करते हैं। और पैसे को अगर बोरो किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव सेविंग के नाम से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? नेगेटिव सेविंग के नाम से दिखाया जाता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? राइट, इंड्यूस इसका अपोजिट होता है बेटा, राइट। चलिए और आगे आप लोग समझेंगे, आगे समझना बेटा, राइट। और देखना, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, मेरी महा मैराथन क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लेना। उस क्लास के अंदर मैंने ऑटोनॉमस, राइट, इंड्यूस्ड, ऑटोनॉमस सब बताया। इंड्यूस सेविंग क्या होती है, राइट, सेविंग क्या होती है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखी है सर। अरे सर ये तो पर्चा आ गया सर, क्वेश्चन के साथ एक पर्चा आया है। और क्वेश्चन क्या कहता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, डायग्रामेटिक क्वेश्चन, फिर एक और डायग्रामेटिक क्वेश्चन। देख रहे हो मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे थे और बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर डायग्राम कराओ, डायग्राम कराओ, डायग्राम कराओ। मैंने कहा लो बेटा, डायग्राम वाले क्वेश्चन ही लो तुम, और डायग्राम वाले क्वेश्चन के साथ ही सारी चीजों को एक्सप्लेन करो। चलो लो डायग्राम, और डायग्राम वाले क्वेश्चन के साथ चीजों को एक्सप्लेन करके बताओ तुम मुझे। तो मैंने क्या बोला कि एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर हमारी बढ़ जाती है तो इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सर प्लीज आपको मां कसम समझा दो बेटा, क्वेश्चन तो पूछ वीर बेटा, क्वेश्चन तो पूछ। क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्या समझाऊं तुझे? क्वेश्चन पूछेगा मेरे दुलारे तो मैं समझाने के लिए खड़ा तो हूं, तुम्हारे समझाने के लिए तो यहां पर हूं। और क्या करने आया हूं यहां पर? क्वेश्चन तो पूछ मेरे बच्चे। चलिए क्वेश्चन पूछिए, बता देता हूं। चलिए आजा बेटा, क्या पूछा जाता है कि अगर मैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो जाती है तो इसका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या बोला जाता है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। यानी कि जब आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएगी तो यहां पर इक्विलिब्रियम क्या होगा? आप लोगों का रीच हो जाएगा, राइट। अब यहां पर हम लोगों को क्या देखना है? ये सेविंग का कर्व बेटा, ये क्या है? कर्व क्या दिखाता है? ये सेविंग दिखाता है ना। यहां पर देखना बच्चे, ये जो कर्व यहां तक जा रहा है, राइट, यहां पर सेविंग क्या होती है? यहां पर सेविंग होती है माइनस में। सेविंग इज लेस देन जीरो। क्या होगी यहां पर? सेविंग लेस देन जीरो होगी। इस पॉइंट पर जहां पर सेविंग आपकी होती है जीरो, राइट, जहां पर आपकी सेविंग क्या होगी? जीरो होगी। यहां पर आपकी सेविंग होगी जीरो, और यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से हमारी जो सेविंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, नॉट ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 होगी।
राइट, क्या होगी यहां पर ग्रेटर देन 0 होगी। और इसीलिए तो यहां पर जो सेविंग का फंक्शन है उसको दिखाया भी कैसे आता है, माइनस एस ए प्लस एस बी। कैसे दिखाया जाता है, माइनस एस ए प्लस एस बी के तौर पर यहां पर दिखाया जाता है। तो क्या बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमारा रीच होगा कहां पर, जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों एक दूसरे क्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस लेवल देयर इज नो टेंडेंसी फॉर इनकम एंड आउटपुट टू चेंज। इस लेवल के बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब कि अब किसी भी तरह की और इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं की जा सकती है। तो इस डायग्राम के ऊपर हम बात करते हैं कि ई जो वो पॉइंट है जहां पर आई और एस दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। आई और एस इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये रहा बेटा वो पॉइंट, ई पॉइंट यहां पर है जहां पर हमारी एस और आई दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के क्या चलने वाले हैं, बराबर चलने वाले हैं। क्या चलने वाले हैं मेरे दुलारों, बराबर चलने वाले हैं। वेयर एस इज मोर देन आई देन द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। अगर सेविंग ज्यादा हो जाएगी, सेविंग अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम चाहिए तो एस और आई दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि ऐसा देखते हैं। तो क्या बोलता है, टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को वापस उसे डिजायर्ड लेवल पर लेकर आने के लिए तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने का मतलब है ज्यादा आउटपुट वो तभी प्रोड्यूस करेगा जब इनकम राइज होगी। जब इनकम के अंदर राइज होगा तभी ज्यादा प्रोडक्शन उसके द्वारा किया जाएगा। ही विल प्रोड्यूस मोर व्हेन द इनकम इज हायर। जब इनकम ज्यादा होगी तभी इतना प्रोड्यूस किया जाएगा। तो राइस इन द आउटपुट मीन राइस इन आई एंड राइस इन इनकम मीन राइस इन सेविंग। अब आप लोगों को पता है कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ने की वजह से क्या होगा बच्चों लोग, हमारी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने की वजह से क्या होगा, डेफिनेट सी बात है सेविंग बढ़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैं इनकम और सेविंग की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, इनकम और सेविंग की बात करता हूं, तो इनकम अगर बढ़ती है हमारी तो उसके साथ साथ सेविंग भी बढ़ती है। लेकिन अगर इनकम के साथ साथ अगर मैं कंजप्शन की बात भी कर लेता हूं, इनकम बढ़ी सेविंग बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगी। फिर अगर मान लो इनकम बढ़ी सेविंग बढ़ेगी, लेकिन सेविंग ज्यादा रेट पर बढ़ेगी एज कंपेयर टू द कंजप्शन। कंजप्शन उसके बाद उस रेट पर इंक्रीज नहीं होती है, कंजप्शन उसके बाद उस रेट पर इंक्रीज नहीं होती है जिस रेट पर हमारी सेविंग इंक्रीज होती है। सेविंग इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट पर, सेविंग इंक्रीज करती है हमारी इंक्रीजिंग रेट पर। क्लियर है मेरे दुलारो, बताओ फटाफट से बताओ मेरे दुलारो, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है क्या, फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ सारे बच्चे। चलिए भैया, सबको क्लियर हो गया सेशन या नहीं हुआ, मजा आ रहा है सबको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ एक बार। तो व्हेन एस इज लेस देन आई, अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो प्लान इन्वेंट्री राइज करेगी डिजायर्ड लेवल के ऊपर, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा इन्वेंट्री है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कम करना पड़ेगा। और हमेशा क्या किया जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टक किया जाएगा। हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स के अंदर कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा इक्विलिब्रियम चाहिए होगा। हमें इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए। तो इक्विलिब्रियम को आप लोगों को स्टक करवाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख ले मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दुलारो, ये समझ लो एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो ये बात। क्वेश्चन क्या कहता है, पूछता है कि आप लोगों को निकालना है, यहां पर क्या निकालना है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है सर, डाटा हमारे पास गिवन है, डेट लिखा है लेकिन डाटा हमारे पास दिया गया है। नेशनल इनकम हमें दे रखी है 1000 रुपए की, कितने की इनकम दे रखी है, 1000 रुपए की नेशनल इनकम हमें दे रखी है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भैया भी दे रखे हमें 0.25 के। ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि भैया कंजप्शन भी दे रखी है हमें, कंजप्शन बोला हुआ है भैया कितने की है, 200 रुपए की कंजप्शन है। कितने की कंजप्शन है, 200 रुपए की कंजप्शन है। कितने की कंजप्शन है भैया, 200 रुपए की कंजप्शन है।
आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? कंजप्शन कितने की दे रखी है हमें? 200 की दे रखी है, राइट। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या दे रखा है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और हमें पता है एमपीएस प्लस एमपीसी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और अगर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया गया है 0.25 और मेरे द्वारा एमपीसी की बात की जाती है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू क्या होगी? -1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75। क्या होगी? 0.75 होगी। क्या होगी? 0.75 होगी। अगर मैं कंजप्शन की बात करता हूं तो कंजप्शन क्या हो जाएगी हमारी? तो कंजप्शन के अंदर हम बात करेंगे किसकी? ऑटोनोमस कंजप्शन की। ऑटोनोमस कंजप्शन की बात कर लो, ए प्लस बी वाई की बात की जाती है। ऑटोनोमस कंजप्शन हमें 200 दे रखी है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा क्या? हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 0.75 मल्टीप्लाइड बाय इनकम, क्योंकि हमें पता है कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, और बी यहां पर दिखाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। किसको दिखाता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। अब इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा। और हम यह भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एस के बराबर होता है, और y इज इक्वल टू एस का मतलब हुआ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग का मतलब क्या होता है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। सेविंग इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और जब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है तो y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाती है तो इन्वेस्टमेंट हमें क्या करना है? यहां पर दिया गया है क्या? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें दे रखी है क्या? यहां पर नहीं दे रखी है। इनकम दे रखा है क्या हमें? हाँ, नेशे इनकम दे रखी है 1000। नेशे इनकम क्या कर रखी है हमें? 1000 दे रखी है। ये तो हमें निकालना है सर, ये तो हमें निकालना है सर। तो निकाल देंगे सर, क्या दिक्कत है? तो हमें पता है y इज इक्वल टू सी आई है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई है। y की वैल्यू हमें 1000 दे रखी है, राइट। c की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 200 प्लस 0.75 y, राइट। i की वैल्यू, राइट, i की वैल्यू हम लोगों को यहां पर निकालनी है, और y की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? इनकम की वैल्यू 1000 दे रखी है। तो 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस आई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी? 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। कितने की आएगी बेटा? 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। क्लियर है सबको? हाँ है ना? चलिए भैया दुलारो, एक बार सेशन को शेयर करो और बताओ मुझे फटाफट से, क्या सबको क्लियर है? क्या सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रहा है? चलिए भैया सेशन शेयर हो जाए एक बार। मजा आ रहा है भैया? सबको क्लियर है इतना या नहीं है? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट है या नहीं हुआ? किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया है, किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो मुझे फटाफट से बता दो, और सेशन को एक बार फटाफट से सारे बच्चे शेयर कर दो भाई। चलिए वीडियो को लाइक भी कर दो भैया, एक बार 300 प्लस लाइक ले जाओ फटाफट। सबको समझ में आ गया? क्लियर क्लियर क्लियर। और मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। आज लिख के ले जा, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन 200% आने वाला है। 200% ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाला है इस बार। लिख के ले जाओ ये क्वेश्चन, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर फंसता हुआ नजर आएगा। मैंने क्या किया, मेरे को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा था, मुझे कंजप्शन दे रखी है, कंजप्शन के रेफरेंस में मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को निकाला। कैसे निकाला? मुझे पता है एमपीएस प्लस एमपीसी की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो एमपीसी की वैल्यू हमारी निकल कर आई 0.75। हमें पता है कंजप्शन जो होती है उसके अंदर ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय इनकम, तो हमारी क्या निकल कर आती है? ओवरऑल कंजप्शन निकल कर आती है। उसके बाद हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड को मैं एस इज इक्वल टू आई भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? एस इज इक्वल टू आई भी लिख सकता हूं। हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एस भी लिख सकता हूं। और s का मतलब होता है, सेविंग का मतलब होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। और फिर इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट इन करना है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैं यहां पर क्लियर कर लूंगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैं यहां पर निकाल लूंगा। राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? कर लेना जरूरी है। अगला क्वेश्चन ये रहा,
अब बेटा मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, क्योंकि इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कल आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को अभी शेयर करोगे, आप लोग अभी इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, राइट। ये क्वेश्चंस कल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। कुछ नहीं छूटने वाला है मेरे बच्चे, कुछ नहीं छूटने का मतलब है कुछ भी नहीं छूटने वाला है, कल कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे बच्चे। लेकिन तुम बताओगे मुझे क्या, आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है, सेल्स कैलकुलेट करनी है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट तुम्हें दे रखा है, एनवीए दे रखा है 560। ओहो, डेप्रिसिएशन की वैल्यू तुम्हें बता रखी है कि डेप्रिसिएशन भी ले लो भैया 60 का। चेंज इन स्टॉक तुम्हें दे रखा है, यानी कि डेल्टा स्टॉक तुम्हें बता रखा है, डेल्टा स्टॉक बता रखा है। इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बता रखी है 1000 रुपए की, एक्सपोर्ट भी बोला हुआ है तुम्हें, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तुम्हें बता रखे हैं। तुमसे पूछा जा रहा है कि भैया सेल्स निकाल के बताओ, सेल्स निकाल के बताओ फटाफट से, फटाफट से सारे बच्चे सेल्फ करके बताओ। सर क्वेश्चन पेपर ही लीक कर दो, कर तो दिया क्वेश्चन पेपर लीक, यही क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन आएंगे बेटा पेपर के अंदर, है ना, यही क्वेश्चन आएंगे। अल्फा मेल कह रहे हैं अरे ओ 90, क्या बात है, क्या 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 सुगंधित भाषा का यूज किया जा रहा है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। सेल्स GVAMP बहुत बढ़िया, शानदार। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यह फॉर्मूला तो सुना ही होगा, यह फॉर्मूला तो सुना ही होगा। सर कहां पर सुना है बताओ मुझे बताओ फटाफट से, कौन से मेथड का फॉर्मूला है ये? क्या ये वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है? क्या ये इनकम मेथड का फॉर्मूला है? क्या ये एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है भैया ये? कौन से फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? काय का फॉर्मूला है ये? बताओ भैया कौन सी चीज का फॉर्मूला है ये? राइट, अगर गिविए मार्केट प्राइस की बात की जाए, हमें तो दे रखा है, लेकिन हमें तो दे रखा है एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट। क्या दे रखा है भैया? एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो बता रखा है, डेप्रिसिएशन भी तो बता रखा है। और ग्रोस से नेट की तरफ कैसे जाते हैं? एक तरफ हमारे पास ग्रोस भाई साहब है, क्या है? एक तरफ ग्रोस भाई साहब है, दूसरी तरफ हमारे पास नेट भाई साहब है। ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है। तो भैया डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर देता हूं, राइट, इसके अंदर डेप्रिसिएशन को क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं, तो मेरी मार्केट प्राइस आ जाती है, फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। क्या आएगा मेरा? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो क्या आएगी हमारी यहां पर निकलकर? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आएगी। लेकिन हमें तो मार्केट प्राइस चाहिए। मार्केट प्राइस पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस पर जाने के लिए मुझे इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो लो भैया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ऐड कर लो। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमें दे रखे हैं, लेकिन कहीं पर सब्सिडीज भैया के बारे में बात कर रखी है। क्या सब्सिडीज भैया के बारे में कहीं बात नहीं कर रखी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लो डायरेक्टली 60, तो 60 को इसके अंदर क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 560 प्लस 60, 560 प्लस 60 कितना हुआ हमारा? 620। कितना हो गया? 620। 620 के अंदर कर दो 60 को ऐड, कितना हो गया? 700। कितना? 620 प्लस 60 680 हो गया। कितना हो गया? 680 हो गया। तो हमने क्या बोला कि 680 इज इक्वल टू, अरे तुम सॉल्व करवा के ही मानोगे बेटा, तुम सॉल्व करवा के ही मानोगे कि 680 इज इक्वल टू डेल्टा हमारा क्या होगा? सेल्स। सेल्स हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? सेल्स हमें निकालनी है। डेल्टा स्टॉक की वैल्यू मुझे दे रखी है -30। कितनी दे रखी है? -30। इंटरमीडिएट कंजप्शन मुझे बता रखा है क्या? इंटरमीडिएट कॉस्ट मुझे बता रखा है क्या? बता रखा है सर। कितने का है? 1000 का है। कितने का है? 1000 का है। तो 680 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 1030। तो क्या इसे सॉल्व कर लोगे क्या? सेल्स इज इक्वल टू 680 प्लस 1030, 1030 1710। क्या बात है, क्या बात है भैया, मेरा भी निकल गया भैया, मेरे भी 3 नंबर मिल गए भैया। मुझे भी एग्जामिनर ने 3 नंबर दे दिया सर, दे दिया एग्जामिनर ने 3 नंबर सर। खुश है एग्जामिनर मुझसे भी भैया कि सही किया है मास्टर, बच्चे ने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। चलिए भैया, जो बच्चा पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहा है, इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के लिए और इसी तरह के बेस्ट कंटेंट के लिए कॉमर्स के अंदर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल करवाता है ताबड़तोड़ तैयारी कॉमर्स से रिलेटेड हर एक टॉपिक की।
एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास आ चुका है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बोल दिया, लेकिन अगेन वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर क्या बोला, डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है। ओहो, ओवरऑल सेल्स लेते हैं सर, हम तो क्या लेते हैं, हम लोग ओवरऑल सेल्स लेते हैं। तो हमने क्या लिखना है, हमें पता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करना पड़ता है, मुझे इसमें से माइनस करना पड़ता है, इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करना पड़ता है, मुझे माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सर लीक वाले का लिंक दे दो, है ना, लीक वाले का लिंक के लिए अगर भैया मैनेजर चैनल के देख रहे हो, अगर मैनेजर चैनल के वीडियो को देख रहे हो तो एक बार बच्चों के साथ जो परेशानी है नोट्स की, वो नोट्स की परेशानी के लिए वो कहां पर आपसे संपर्क कर सकते हैं, वो कहां पर नोट्स मिल सकते हैं, वो एक बार बच्चों के साथ डिस्कस कर दो, या फिर बच्चों के लिए वो लिंक डाल दो ग्रुप का जहां से बच्चों को नोट्स मिल जाएंगे सर, या फिर इससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आ जाता हूं आप लोग के लिए कि नोट्स कहां पर मिलेंगे आप लोग के। चलिए सर, तो क्या पूछा गया यहां पर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पूछा गया। अच्छा भैया फैक्टर कॉस्ट पूछा गया, तो इस वजह से तो भी हमें एनआईटी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सेल्स की बात कर लेते हैं। अच्छा इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, ध्यान रखने वाली बात एक चीज है बेटा, कभी अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्स बोलेगा, अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्स बोलता है तो सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स का मतलब होता है डोमेस्टिक सेल्स। याद रखना, सेल्स का मतलब डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल सेल्स दोनों है। इंटरनेशनल सेल्स यानी कि फॉरेन सेल्स दोनों की बात करता है। किसकी बात करता है, इंटरनेशनल सेल्स और फॉरेन सेल्स दोनों की बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है, फॉरेन सेल्स दोनों के बारे में बात की जाती है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही इंक्लूडेड होता है सेल्स के अंदर, लेकिन यहां पर अलग अलग से वैल्यू दे रखी है डोमेस्टिक सेल्स की, अलग से वैल्यू दे रखी है हमारे पास एक्सपोर्ट की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 3000 में ऐड कर दो कितना, 500, कितना हो गया बच्चा लोग, 35 हो गया। कितना हो गया, 35 हो गया। अच्छा सर डेल्टा स्टॉक हमें दे रखा है क्या, चेंज इन स्टॉक दे रखा है हमें -100 का। कितने का दे रखा है, -100 का। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितने की दे रखी है, -2000 की दे रखी है। कितने की दे रखी है सर, -2000 हो गया। अच्छा जैसे ये मैंने माइनस किया, जैसी ये मैंने माइनस किया, डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी क्या इसके अंदर, डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी सर, नहीं पड़ेगी। तो कितना आया ये कितना था, 3000। 3000 में से 100 माइनस कर दो, कितना हो गया, 2900। 2900 में से 2000 माइनस कर दो, 900 आ गया। जीवीए एट मार्केट प्राइस आया हमारा 900। इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, माइनस कर दो इसमें से 250। कितना आया, 900 में से 50 गए, कितने, 850, और ये वैल्यू आ गई इसकी 650। कितनी आ गई भैया, अरे 1150 आ रहा है क्या, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी क्या मैंने, कर लिया ना आप लोगों ने, शुरू कर लिया ना आप लोगों ने, कर लिया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कैसे होगा ये क्वेश्चन, बस यही फॉर्मूला इसके अंदर रहेगा, कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी एरर आ गई होगी, देख लेना एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देख लो, और यही रात भारी, यही रात भारी, क्योंकि परसों है पेपर, क्योंकि परसों है पेपर, परसों क्या है, पेपर है, ठीक है ना, परसों क्या है बेटा, पेपर है, ध्यान से समझ लो। यही रात भारी है, कल की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लग जाओ भैया। गिव रीजंस, क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि रीजन बता दो, क्लासिफाई कर दो फॉलोइंग को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। बता दो भैया कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, दिए गए क्वेश्चन के अंदर। राइट, लक्की सिंह कह रहे हैं लव यू सर, आई टू लव यू लक्की, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। राइट, आई टू लव यू। चलो बेटा, इनफैक्ट मैं हर एक बच्चे से, राइट, आप सब मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन की तरह, राइट, आप सब लोगों के लिए मेरा प्यार, मेरा स्नेह आप लोगों के साथ में, ठीक है। अच्छे से करो सर पेपर, राइट, आई टू लव यू। चलिए सर, बात करता है कि सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताइए। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में चर्चा करता हूं, तो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर सबसे बड़ी बात है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर क्या फर्क होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बर्डन है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ता है, उसी पर्सन के ऊपर बर्डन पड़ता है जो कि इनकम को क्या करता है, अर्न करता है, जिसके द्वारा इनकम को कमाया जाता है, उसी के ऊपर बर्डन जो है उसका पड़ता है। क्या पड़ता है सर, क्वालिटी रखा करिए, सेशन में ब्लर आ रहा है सर। शाउट आउट दे दो, क्या शाउट आउट दे दो बताओ, क्या शाउट आउट दूं ये तो बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच नैंसी।
चलिए आ जाओ भैया फटाफट से। राइट, यहां पर डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ता है? डायरेक्टली जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स के अंदर वो उसी पर्सन के ऊपर पड़ता है जो इनकम कमाता है। और डायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स जल्दी होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है बच्चे। कैसा टैक्स होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। कैसा टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि भैया जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है, वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर टैक्स का बर्डन जो है वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। टैक्स का बर्डन भी तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सर आपने खाना खा लिया? अभी नहीं बेटा, तुम्हें करवाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा बेटा। पहले तुम्हें सेशन करवाऊंगा फिर खाना खाऊंगा बेटा। चलिए क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? चलिए सर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देख लेना, वेल्थ टैक्स कैसा टैक्स होता है बताओ? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए राइट, एंटरटेनमेंट टैक्स कैसा? इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए सर आगे आ जाते हैं और फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ गया आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। लो भैया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन आ गए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो मैंने आप लोगों के साथ में बेहतरीन तरीके से, जितने जबरदस्त तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता था, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए। अब ये तो बहुत आसान सी बात है, जल्दी से खत्म कर देंगे। राइट, इंडियाज वर्कफोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कितना पोर्शन भारत की आबादी का एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर निर्भर करता है? भारत की आबादी का कितना पोर्शन, कितना प्रतिशत भारत की आबादी का एग्रीकल्चर के ऊपर निवेश करता है या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है? तो सबको पता है सर 2/3। सबको पता है सर 2/3। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन मत पूछा करो सर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर। ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे ज्यादातर जो लोग हैं वो कौन से देश के अंदर पाए जाते हैं? राइट, अब कब लोगे लाइव? कल लूंगा बेटा, कल लाइव लूंगा। जो चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। चैनल बहुत काम का चैनल है, ये बहुत समय के बाद तुम मेरे से जुड़े होंगे। शायद पहली बार कई बच्चे आए होंगे, राइट, क्योंकि आप इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन जो बच्चे मेरे से शुरू से पढ़े हैं वो शानदार तरीके से पढ़े हैं सर। सर धालीवाल बेटा, इतना मोर बनाऊंगा ना बेटा, इतना मोर बनाऊंगा, इतना चूटूंगा बेटा, इतना कूटूंगा कि इतना मोर बना दूंगा, इतना मोर बना दूंगा कि तीतर बनने लायक नहीं रहेगा बेटा, है ना। इतना कूटूंगा बेटा, है ना। मर्यादा का बिल्कुल ध्यान रखा जाए बेटा। ऑनलाइन तुम तैयारी करते हो और ऑनलाइन तैयारी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात मालूम है तुम्हें क्या है? हम लोग तुम्हें बच्चा समझ के छोड़ते हैं। हमारी एक आदत होती है कि टीचर है ना, तो टीचर है तो एक प्रोफेशन ऐसा है कि तुम्हें राइट रिस्पेक्ट करके तुम्हें एक बच्चा समझकर हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि सर अपर्णा कह रही है हम पहले से जुड़े हैं सर, तो अपर्णा मजा आता है सेशन के अंदर, तो तुम्हें हम लोग छोड़ देते हैं। कहते हैं सर कोई बात नहीं, बच्चे हो अभी, छोड़ देते हैं। बेटा जो तुम हरकतें करते हो ना, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है? ये तुम्हारी सारी चीजें जो है ये ट्रेस नहीं की जा सकती है। हमारी पूरी की पूरी लीगल टीम होती है बेटा, राइट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं, जिस संस्था के अंदर मैं काम कर रहा हूं, हमारी पूरी टीम होती है बेटा। वो तुम्हारी सारी चीजें निकालकर 1 सेकंड के अंदर दे देगी बेटा। पूरी टीम काम करती है बेटा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी संस्था है, संस्था के लेवल पर सारी चीजें होती है ना। और तुम्हारी सारी चीजें निकालकर 1 सेकंड में दे दी जाएगी। तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन भी हो जाएगी, कैरियर खराब हो जाएगा। इग्नोर करते हैं हम जानबूझ के कि भैया इग्नोर करने दो, इग्नोर करने दो, लेकिन तुम सब अपनी राइट लिमिटेशन को भूल जाते हो। तुम सब लोग अपनी लिमिटेशन को भूल जाते हो। तुम अभी बच्चे हो यार, जिस स्टेज से तुम गुजर रहे हो हम गुजर लिए उस स्टेज से जहां तुम खेल रहे हो अभी, है ना। तो मैं बोलना नहीं चाहता होता क्लास के अंदर, लेकिन तुम सब मुझे प्रेरित करते हो मैं बोलूं, राइट। बहुत बड़े लेवल पर संस्था काम करती है बेटा, सारी चीजों का पता होता है कौन कहां क्या है। 2 मिनट में तुम्हारे घर पर आकर 2 थप्पड़ मार सकता हूं तुम्हें, वहां पर आके कंप्लेन अलग कर सकता हूं, जिंदगी खराब हो जाएगी। क्लियर है? चलिए
तो इसलिए बदतमीजियां मत किया करो मेरी क्लास के अंदर। मैं इग्नोर करता हूं, मैं बहुत इग्नोर करता हूं, है ना। मैं कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं। ये तो बेटा टीचर है, टीचर जैसे कपड़े डाले हैं, राइट, एक सभ्य प्रोफेशन के अंदर है, वरना बेटा इतनी चुटान करता हूं कि जिसकी हद नहीं है। इसलिए मर्यादा के अंदर रहा करो, मर्यादा के अंदर बात किया करो, रिस्पेक्ट दिया करो, रिस्पेक्ट मिलेगी। और मूड खराब मत करवाया करो मास्टर का, परसों पेपर है, पढ़ ले, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन मिस कर दिया सर, कोई नहीं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन तुम कर लेना, है ना। ये पेपर दे दूंगा तुम्हें, पेपर डाल दूंगा। अच्छा, जिसको मेरे साथ जुड़ रहा है वो क्या कर सकता है भाई, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ वो जुड़ सकता है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे साथ जुड़ सकता है। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए उसको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है इकोनॉमिक्स बाय प्रिंस सर। क्या सर्च करना है, इकोनॉमिक्स बाय प्रिंस सर सर्च करना है। और अगर कोई मुझसे ऑफिशियली जुड़ना चाहता है, कैसे जुड़ना चाहता है, ऑफिशियली जुड़ना चाहता है, तो मुझे क्या करना है, आप लोगों ने यहां पर मेल करनी है prince.thakur @247.com, adda247.com, prince.thakur @adda247.com। इसके ऊपर राइट, फिस्कल डेफिसिट में इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होगा। अगर डेफिसिट की सिचुएशन है बेटा, तो हमें इन्फ्लेशन क्रिएट करने के लिए चेंजेस करने पड़ेंगे हमारी इन्फ्लेशनरी और हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज है उसी के अंदर चेंजेस कर होगा सर, ठीक है। आपका बच्चा, हाँ सर, बच्चा बोल के तो छोड़ता हूं गेमर बेटा, इसलिए तो कुछ नहीं करता हूं, ठीक है। इसीलिए तो बच्चा समझ के ही तो सबको बख्श दिया जाता है कि छोड़ यार, छोड़ यार, छोड़, नहीं तो बेटा चलिए क्या ही बोले अभी। तो चलिए, कौन सी कहा कि प्रोपोर्शन ऑफ लोग जो है वो ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी लाइन के नीचे राइट कितने लोग रहते हैं, राइट, पॉवर्टी लाइन के नीचे कितनी प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, राइट। क्या कहता है, पोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर, कहां पर ज्यादा, भारत के अंदर है। तो सर यूएसए को तो भगा दो, ये बेसिकली बात कर रहा है यूएसए, पाकिस्तान, अपनी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की। और ये क्वेश्चन है कंपैरेटिव एनालिसिस से। कहां से क्वेश्चन है ये, कंपैरेटिव एनालिसिस से ये क्वेश्चन है, कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट, किसका, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, राइट। चलिए, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, पाकिस्तान। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड डैश इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डैश इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इकोसिस्टम, इकोनॉमिक और इकोनॉमी। चलिए, डैश इज ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां पर होती है सर, कल कितने बजे क्लास है, 11 बजे क्लास है, सुबह तड़के बिल्कुल 11 बजे तैयार हो जाना बिल्कुल सारे बच्चे, ठीक है। चलिए, क्या बोला जाता है, डैश इज ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहां पर होती है सर, यू आर बेस्ट टीचर, आई एम बेस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल बेटा, आप सबकी वजह से बेस्ट हूं। बीबीए के लिए देना कंपलसरी, यहां कंपलसरी है बेटा। चलिए, इकोनॉमी क्या बोला जाता है उसे, इकोनॉमी बोला जाता है। हलवे में उड़ा दो बेटा सारे क्वेश्चंस को, चलो फटाफट से सारे क्वेश्चन को तितर बितर कर दो। फार्मर्स नीड क्रेडिट फॉर कंजप्शन पर्पसेस ऑफ मैरिज, बर्थ और डेथ, दिस इज कॉल्ड, क्या बात है, राइट। तो खर्चा देखो क्या होता है, जो आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ी होगी, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर मैंने पढ़ाया कि सर जो फसल को बोने का टाइम होता है और फसल को रीप करने का टाइम होता है उसके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है, लेकिन फार्मर को खर्चा तो करना पड़ता है। तो खर्चा अगर फार्मर करेगा तो पैसा कहां से आएगा, राइट। तो क्या बोला जाता है, तो भैया अगर फार्मर को इमरजेंसी पड़ती है पैसे की, चाहे वो मैरिज के लिए, बर्थ के लिए, डेथ के लिए, अगर उसको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसको कहां से, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नन ऑफ दिस, राइट। तो वो क्रेडिट कंजप्शन पर्पस के लिए, मैरिज, बर्थ और डेथ के लिए चाहिए होता है, उसको क्या बोला जाता है, नन ऑफ दिस बोला जाता है। अनप्रोडक्टिव क्रेडिट बोला जाता है, उसको प्रोडक्टिव क्रेडिट बोला जाता है, उसको प्रोडक्टिव स्कीम बोला जाता है। चलिए, क्या बोला जाता है उसे, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट बोला जाता है। प्रोडक्टिव क्रेडिट का मतलब होगा उसके काम से रिलेटेड, खेतों के लिए जो पैसा चाहिए होगा, लेकिन जो उसको पर्सनल काम के लिए पैसा चाहिए होगा, चाहे वो मैरिज, डेथ, बर्थ वगैरह की एक्टिविटीज के लिए अगर पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको बोला जाएगा अनप्रोडक्टिव। क्या बोला जाएगा, अनप्रोडक्टिव। अगला क्वेश्चन,
The role of the RBI was reduced from the facilitator to regulator of the financial sector under new economic policy. ये आप लोगों ने पढ़ाई है। पहला आरबीआई जो होता था वो क्या होता था, रेगुलेटर हो करता था, रेगुलेट क्या करता था। भैया रेगुलेटर का मतलब क्या है कि अपने पास कमांड रखेगा, ऑर्डर देगा। रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटरी बॉडीज ऑर्डर देती है कि ऐसा करना है, ये करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जो हमारे पास फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेटर हेल्प करता है। यानी कि अगर ऐसा समझो कि भैया ये एक मान लो एक पर्सन है मेरे साथ में खड़े हैं, अगर ये रेगुलेटर है तो ये मुझे कमांड करेंगे कि भाई तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना पड़ेगा, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये करना पड़ेगा तुझे। लेकिन फैसिलिटेटर क्या होता है, हाँ करवाऊंगा बेटा, कल लेकर आ रहा हूं न्यूमेरिकल की सीरीज भी। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेटर का मतलब होता है सपोर्ट करना। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि भैया बोल रहा है कि भैया ऐसा करना चाहिए सर, हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। लेकिन रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर मॉरल ऑब्लिगेशंस लगाता है। तो आरबीआई पहले रेगुलेटर के तौर पर काम करता था। कैसे काम करता था, रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता था, काम किया जाता था। कैसे काम किया जाता था, रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई क्या करता था, पहले काम करता था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत आरबीआई को रेगुलेटर से हटाकर क्या बना दिया गया, फैसिलिटेटर बना दिया गया। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर रेगुलेशन जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया इसका, राइट। तो क्या बोला जाता है, द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वर रेज्ड टू अराउंड 51% अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये लिमिट का मतलब क्या है, ये बात कर रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की। किसकी बात कर रहा है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया। अब आपसे पूछता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट सही एक्सप्लेनेशन है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर सही है, लेकिन आर सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। बताओ, तो स्टेटमेंट तो भैया दोनों ही सही है, स्टेटमेंट तो दोनों सही है। लेकिन क्या दूसरी वाली स्टेटमेंट पहली वाली स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है क्या, दूसरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है क्या, बताओ भैया। चलिए, क्लियर है, डी ए इज फॉल्स। अच्छा नहीं, पहली स्टेटमेंट सही है मेरे बच्चे, पहली स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत नहीं है। चैप्टर जाओ और चैप्टर जाकर पढ़ लो एक बार, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत आरबीआई का रेगुलेटरी रोल हटाकर फैसिलिटेटर का रोल प्रोवाइड किया गया था आरबीआई को। चलिए, ए गलत है क्या, बताओ फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए सर, तो बता देते हैं कि सर अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की जाए तो आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर। अच्छा, पहला फैसिलिटेटर बोल रहा है कि फैसिलिटेटर से रेगुलेटर बनाया गया। अच्छा, उल्टा पढ़ लिया सर, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पढ़ लिया सर। रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो गलत है सर पहली स्टेटमेंट, बिल्कुल सर गलती हो गई, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत पढ़ लिया सर। हाँ, गलत पढ़ लिया क्वेश्चन गलत पढ़ लिया भैया, मास्टर से भी गलती हो जाती है और ऐसी गलती तुमने पेपर में नहीं करनी है, लेकिन है ना। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट सही है क्या, दूसरी स्टेटमेंट सही है क्या बैंकिंग सेक्टर के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट अलाउड की गई थी क्या, की गई थी सर। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। मैंने उल्टा पढ़ लिया बेटा, मैंने यहां पर बोला गया, यहां पर फैसिलिटेटर से रेगुलेटर बोला गया, यहां पर रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बोला गया जाता तो सही होती, लेकिन यहां पर उल्टा था तो गलत है बेटा, हो जाती है गलती मास्टर से भी। चलिए, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। जो सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, किसके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, एजुकेशन के ऊपर, उसको किसका प्रतिशत बताया जाता है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। यानी कि भारत सरकार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जैसे बोल दिया जाए कि जीडीपी का 6% जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो किसके परसेंटेज के फॉर्म में निकाला जाता है, जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में निकाला जाता है, जीडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न, फैसिलिटेटर का मतलब अभी बताया तो सही, सहायक, मददगार, जो मदद करता है।
रेगुलेटर का मतलब होता है जो कंट्रोल करता है, जैसे सरकार रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है। इकोनॉमिक्स में पास करवा दो, पढ़ बेटा, पढ़ाई करेगा तभी पास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ द सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर डिपेंडेंट हैवीली ऑन। भारत की और पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर टर्जरी सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है? चलिए बताइए भैया फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताओ, जल्दी जल्दी से करेंगे भैया। अब तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बताने थे जल्दी जल्दी से अब खत्म कर देंगे भैया। सारे क्वेश्चंस फटाफट से क्या कर दिए जाएंगे? खत्म कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? खत्म कर दिए जाएंगे। तो फटाफट से एक बार सारे बच्चे बताओ कि अगर मैं सेक्टर कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इंडिया और पाकिस्तान का जो हैवी कंट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है क्या? सर्विस सेक्टर के ऊपर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। आगे सीपीसीई, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी का मतलब क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करता हूं तो उसने आइडेंटिफाई किया। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है एक किस्म से। अब तुम लोगों ने अगर इसको पढ़ा होगा तो आंसर दे दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं दे पाओगे। कि इंडस्ट्रीज को कितने पोल्यूटर्स के तौर पर बांटा है। तो सीपीसीबी हैज आइडेंटिफाइड डैश कैटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्रीज विच आर सिग्निफिकेंट पोल्यूटर्स। टोटल कितने इंडस्ट्रीज को बोला है? तो टोटल 17 इंडस्ट्रीज को बोला है। कितने को बोला है? 17 इंडस्ट्रीज को पोल्यूटर के तौर पर, सिग्निफिकेंट पोल्यूटर्स के तौर पर क्या किया है? बताया है। डी जो है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। फटाफट से खत्म कर रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं। राइट अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रैकिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल। बिल्कुल सही बात है। व्हाइल अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द फार्मर चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप टू द कमर्शियल क्रॉप, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द टेनेंट स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रीपर्स neither had resources and no technology had incentive to invest in the agriculture sector। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर? सही स्टेटमेंट है। कितने बच्चों को लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है? ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर जो था उसके अंदर ट्रेसिंग, जो हमारी ट्रैकिंग है, फ्लड कंट्रोल है, ड्रेनेज और डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल की समस्या देखी जाती थी। राइट और जो स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो था, राइट, जैसे कि लास्ट सेक्शन ऑफ द टेनेंट स्मॉल फार्मर शेयर क्रीपर जो था, उनके पास ना तो रिसोर्सेज थे ना ही टेक्नोलॉजी थी इन्वेस्ट करने के लिए। दे वर नॉट इन्वेस्टिंग। राइट चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मैच द फॉलोइंग ऑप्शन। इंडस्ट्रीज एक्ट कब आया? एमआरटीपी कब आया? मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट कब आया? फेरा कब आया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आता है? राइट फेमा कब आता है? कल न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा बेटा, एक और सेक्शन है। चलिए बताइए फटाफट से, फेरा कब आया? एमआरटीपी इंडस्ट्रीज एक्ट की बात की जाए तो कब आया? 1951 में आता है क्या इंडस्ट्रीज एक्ट? चलिए फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए सर। सर सेशन खत्म कर रहे हैं बस थोड़ी देर में, थोड़ी देर, इतनी देर रुके हो सारे बच्चे, थोड़ी देर और रुको भाई, सेशन जल्दी से जल्दी खत्म करने की बात की जाएगी। राइट चलिए सर इंडस्ट्रीज एक्ट कब आता है? 1951 के अंदर। कब आया इंडस्ट्रीज एक्ट? 1951 के अंदर। एमआरटीपी एक्ट 1973 के अंदर। फेरा 1956 के अंदर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका क्या है? सही आंसर है। Next question. Recently, India have drifted away from the traditional knowledge and practices and caused large scale damage to the environment. Recently अगर देखा जाए, पास्ट में अगर देखा जाए, राइट पास्ट में अगर देखा जाए, देखा नहीं क्या क्वेश्चन? पास हो जाओगे गोलू भाई, क्यों दिक्कत ले रहे हो? रिसेंटली इंडिया हैज ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस एंड कॉस्ट लार्ज स्केल डैमेज टू द इन्वायरमेंट। एक्सप्लेन, यानी कि इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है भैया, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इसको एक बार देख लेना क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। राइट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपको यहां पर क्या दिखाना है कि भैया जो शिफ्ट आया है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो शिफ्ट आया है उसकी वजह से क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। ग्रीन हाउस इफेक्ट को या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बता दो कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है।
वो कह रहा क्वेश्चन देखा नहीं 27 वाला। इंडस्ट्रीज एक्ट आता है 1951 के अंदर, राइट। एमआरटीपी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आता है 1956 के अंदर। हाँ तो ठीक तो है, और फेरा आएगा 1973 के अंदर। तो क्या गलत है इसमें? हाँ तो ठीक तो है बेटा, क्या गलत है इसके अंदर? भाई सही तो बताया कि भैया इंडस्ट्रीज एक्ट जो है वो 1951 के अंदर आएगा, राइट। एमआरटीपी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1956 के अंदर आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंदर आएगा। हाँ तो सही तो है, डी ऑप्शन। क्या दिक्कत है इसमें? सही क्वेश्चन है बेटा ये। बस खत्म कर रहे हैं। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के बीच में क्या फर्क होता है? अच्छा मैंने सी बताया था, चलो ठीक है। अरे ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है भाई आजकल? क्या है ये रजत दलाल, क्या है ये? चलो भाई गलती होगी। हाँ न्यूमेरिकल के सेशन में लेकर आऊंगा बेटा, कल लेकर आऊंगा इसे। ये क्वेश्चन देख लेना बेटा, आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। और डज मॉडर्नाइजेशन इन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्राडिक्शन इन लाइट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो भैया अगर मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं? मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। तो पहले इनिशियल बेसिस के अंदर इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इंपैक्ट तो पड़ता है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे लोग मॉडर्नाइजेशन को यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ती है, और प्रोडक्शन के साथ साथ फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की जो इनकम है उस इनकम के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इनकम के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। What was the objective behind the trade and investment policy reforms? Explain positive impact of globalization, liberalization. अब देखो ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चाहे वो रोल ऑफ एजुकेशन हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर, आसान क्वेश्चन। एजुकेशन का क्या रोल है, हेल्थ सेक्टर का क्या रोल है, राइट, माइग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा खत्म कर रहा हूं बेटा, एक बार देख के, है ना। कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आप लोग को बताना जरूरी है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आउटस्टैंडिंग हो। भैया ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल भी आएगा, तो एक कल क्वेश्चन आप लोग के साथ एक बार डिस्कस कर लूंगा ये सारे। और ये क्वेश्चन एक बार जिस बच्चे को ये कॉन्सेंट चाहिए, जिस बच्चे को ये चीजें चाहिए, वो सारे के सारे एक बार मेरे से कांटेक्ट कर ले मेरी ईमेल आईडी के ऊपर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए, तो आई होप, आशा करता हूं कि आज सब आप बच्चों को आज का सेशन बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद लगा होगा। मिलता हूं आप लोगों से इसी तरह के सेशन के साथ, तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूं जय हिंद। पढ़ते रहो मेरे बच्चों और आगे बढ़ते रहो, और इकोनॉमिक्स के अंदर 80 में से 80 लेकर आते रहो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास एंड अटेंडिंग द क्लास एंड मेकिंग दिस क्लास सो वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए, थैंक यू सो मच।